तो गाइस सामने ध्यान से देखिए, आज मैं आपको पावर ऑफ पीवाईक्यू दिखाता हूं कि आखिर क्यों आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं और जो ऑल इंडिया रैंक 1 है और भी बहुत सारे जो टॉपर्स वगैरह हैं, तो ये सारे आखिर पीवाईक्यू क्यों करते रहते हैं और पीवाईक्यू क्यों इतने रिपीट होते हैं। तो चलिए आज मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा भी देता हूं। तो यहाँ पर जो आपको टेबल दिख रही होगी, इसे मैं मैजिकल टेबल कहता हूँ, जिसमें मैंने 20 साल के पीवाईक्यू को पूरा रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद जो है ये टेबल बनाई गई है। इसमें आप लोग देखेंगे पहला टॉपिक है हमारा इंडियन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, जिसमें से एक साइड जो लिखा हुआ है पीवाईक्यू की शिफ्ट लिखी हुई है कि कब कब जो है इससे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप लोग देखोगे पूरा 20 साल के पीवाईक्यू को एनालिसिस करके, तो 45 प्लस से ज्यादा टाइम जो है यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और वहीं पर अगर आप लोग देखेंगे जो आपका इवोल्यूशन, कमीशन और पॉलिसीज है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है हायर एजुकेशन में, वो आपका 50 टाइम से ज्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये समझ लो कि किसी स्पेसिफिक जो यूनिट है, उस यूनिट के अंदर भी आपका कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पीवाईक्यू पता चल रहा है। ठीक है। और अगर नीचे जाएंगे तो गवर्नेंस और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपका, वहां से आपको 35 टाइम जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और चौथे नंबर पे देखें तो आपका डिजिटल, स्किल, नॉन कन्वेंशनल, यहाँ पर आपका 40 टाइम्स देखने को मिले हैं। और वैल्यू, एनवायरमेंटल एजुकेशन यहाँ से 20 टाइम्स देखने को मिले हैं। तो यहां से अब हमको जो है प्रूफ हो जाता है कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि यूजीसी के पास ना लिमिटेड टॉपिक है। आप देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो है एक तरीके से आप कह दो कि क्लियरली जो है टॉपिक लिखे गए हैं, और यूजीसी के पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं कि मेरे को यहीं से पीवाईक्यू बनाना है, यहीं से मेरे को क्वेश्चन बनाना है। तो वो क्या करेगा, वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेगा। तो आपको बस ये समझ लेना है कि एंड टाइम पे सिर्फ पीवाईक्यू ही एक चीज है, एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जो हमको करके जाना है। और अगर आप हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो आपका इवोल्यूशन और जो कमीशन है, ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें जो प्री इंडिपेंडेंट एक्ट है और जो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन है, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, ये ना अभी 2024-25 में ना ज्यादातर देखे गए कि ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। और अभी रिसेंट आपको जो सबसे ज्यादा ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो हमारी एनईपी है 2020 और जो डिजिटल इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा चैनल, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। और अभी स्वयं प्रभा में न्यू चैनल ऐड हुए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और यूनिवर्सिटी की जो क्रोनोलॉजी है वहां से, तो ये तो हम लोगों ने ब्रॉड टॉपिक देख लिए, बट हम लोग यहीं तक थोड़ी ना मानेंगे, क्योंकि आप जो ऊपर जो देख रहे थे वो ब्रॉड टॉपिक हैं। बट हम लोग तो स्मार्ट एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग स्मार्ट सर से पढ़ रहे हो। तो अब हम लोग उसके ना माइक्रो जो है एनालिसिस भी देखेंगे। इसमें इसके अंदर हम लोगों ने ब्रॉड टॉपिक तो देख लिया, अब उसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ से देखो 12 टाइम क्वेश्चन आया, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो है पूरी मैंने टेबल बनाई हुई है, टेबल में अपलोड कर दूंगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। नेट जेआरएफ विद स्मार्ट सर आप सर्च करना, आपको टॉप पर ही मिल जाएगा, या तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या कमेंट सेक्शन में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके जो है आप लोग ये टेबल वगैरह देख सकते हैं। बाकी मैं ये सब चीज कवर कराने वाला हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी इस वीडियो में जो मैं मैराथन में बताऊंगा थोड़ी सी बड़ी जरूर रहेगी। तो ये चीज किस किस चीजों पे ध्यान रखना है वो आप लोग ध्यान रखना। कमीशंस पे ध्यान रखना है, जो प्री इंडिपेंडेंस जो इवोल्यूशन हुआ था उस पर ध्यान रखना है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी एनईपी, उस पर ध्यान रखना है। उसके पहले की क्या पॉलिसीज वगैरह थी, उन सब पे जिस पे भी क्वेश्चन आया वो सारे पीवाईक्यू आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से इसी को देख लेना। ठीक है। और अगर देखा जाए तो नालंदा तक्षशिला जो है वो हर साल आपका फिक्स ही है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आना ही है। और एनईपी है, यहाँ से भी जो है सबसे ज्यादा फोकस इसको हम लोग को इसी पर करना है। ओके। कमीशन की क्रोनोलॉजी, तो ये सब चीज जो है मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं आगे जो बताने वाला हूँ आपको अपने नोट्स में से, तो ये ध्यान रखना, ये चीज हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने बोला था कि सर इसकी जो है लेक्चर फ्री में लेकर आइए, तो लेक्चर फ्री में लेकर आ गया हूँ। और हाँ, इसका प्राइस भी आप लोगों के लिए कम कर दिया है, पहले 799 था जो है, अब 499 रुपीज कर दिया है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग जो है परचेस कर सकते हैं और अपना जेआरएफ जो है सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या उस पर भरोसा करते हैं या मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्लियर जेआरएफ। ठीक है। ये आप लोग अपने अभी से बोलना स्टार्ट करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। देन इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है जो हायर एजुकेशन में सिलेबस में, यहाँ पर जो मैंने एक एक कीवर्ड उठाया है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज को अरेंज करा है सारे पीवाईक्यूज को।
तो आप लोग जो है उसकी टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, और एक भी पॉइंट बाहर कैसे जा सकता है क्योंकि सब पीवाईक्यू के पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक आता है वो है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंड एंशिएंट इंडिया। तो देखिए अब मुझे आप लोगों का 100% अटेंशन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। एटलीस्ट अगर आप लोग सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, और मैं कुछ कुछ पढ़ने के लिए भी बोलूंगा, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले जो है आइडेंटिटी और इसका ग्लोबल रीच क्या थी। देखो ये जो है ना वर्ल्ड की जो है फर्स्ट मेजर रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। फर्स्ट मेजर रेसिडेंशियल इंटरनेशनल मतलब कि यहाँ पर ना एक तरीके से हॉस्टल भी था। अगर आप मैं को हिंदी में भी आपको मैं साइड में बताते जाऊंगा ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको कोई इश्यू ना हो। तो देखो इसकी पहली पहचान और जो वैश्विक में पहुंच गया, ये पहला प्रमुख आवासीय अंतरराष्ट्रीय विद्यालय था, विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो कि बुद्ध शिक्षा और महायान के लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, जो कि किसके लिए, जो बुद्धिस्ट लर्निंग है और महायान जो है उसके लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, ये स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता था। कहां से, ये एरिया को ध्यान रखना क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है ना कितने बार आया हुआ है पीवाईक्यू में, आप लोग देख रहे हैं तो इसको रट लो बस। कहां के, चाइना, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, आप टेंशन मत लो याद करने की, बस मैं जैसा जैसा बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। एंड वीडियो के एंड होते होते ये सारी चीज आपको याद हो जाएगी, बस आप लोग ट्रस्ट करो और बस। और इसका शॉर्ट नोट भी मैं आपको करवा दूंगा, वो 10 पेज जो थंबनेल में लिखा हुआ है ना वैसे नहीं लिखा हुआ है, 10 पेज से भी कम में ही होगा शॉर्ट नोट आपका। तो ये देखिए ये शॉर्ट नोट में सारा कवर हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट नोट तब तक नहीं समझ में आने जब तक आप लोग ऊपर का नहीं पढ़ लोगे। ऊपर पढ़ लोगे तो फिर ये शॉर्ट नोट तो ऐसे ही है जैसे कि हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि जो है रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है चाइना, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका से, जावा, सुमात्रा से आए थे, एक लाइन में खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है बिल्कुल शॉर्ट में पूरे 10 पेज है और सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये सब मैं रटवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ हमारी जो स्पेशल टेक्निक है ना उसके थ्रू। ठीक है, चलो बस आप जो है ध्यान से सुनते जाओ, जैसा जैसा बोलते हो वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे, चाइना, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा। इसे आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, एक निमोनिक मैंने सडनली ऑन द स्पॉट ये भी बनाई है। इसको सीएसके जाट, सीएसके चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है आपको पता है, और जाट, ठीक है, सीएसके टीम में कोई एक जाट जो है वो क्या है, प्लेयर है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो आपका सी से हो गया आपका चाइना, और एस से हो गया आपका श्रीलंका और सुमात्रा, और के से हो गया आपका कोरिया। ठीक है, और जाट में जे से हो गया आपका जावा, और टी से हो गया आपका तिब्बत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सीएसके जाट। ओके, चलिए बिना देखे ना एक बार इसको सीएसके जाट का फुल फॉर्म या पूरे जो कंट्री के नाम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है फाउंडेशन और लोकेशन, देखो एस्टेब्लिश करी गई थी ये आपकी 5th सेंचुरी में। ठीक है, तो ध्यान रखो 5th सेंचुरी में किसके द्वारा, वो जो कुमार गुप्त वन थे उनके द्वारा, गुप्ता पीरियड जो उस टाइम पे हुआ करता था। ठीक है, और प्रेजेंट डे में ये आपको कहां पर, राजगीर बिहार में देखने को मिलेगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यूनेस्को का स्टेटस बात करें तो ये 2016 में इसको यूनेस्को साइट बनाया गया था, ध्यान रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग तक्षशिला और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तक्षशिला को पहले करा था, बाद में इसको तो रिसेंटली किया है। ठीक है, करिकुलम के बारे में बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड थे। यहाँ पर त्रिपिटक था, त्रिपिटक आपको मालूम है कि जो है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक वगैरह जो है वो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। वेदास जो वेद थे, वेदांत, योग, सांख्य, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और जो हेतु विद्या है, लॉजिक, ये सब पढ़ाया जाता था यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या हुआ करती थी, ये जो एक्सट्रीमली राइगोरस थी। ठीक है, हिंदी में भी दिखा देता हूं मैं, यहाँ की जो एडमिशन प्रोसेस थी, प्रवेश क्रिया क्या थी, ये अत्यंत कठोर थी, अत्यंत कठोर। जो द्वार पंडित हुआ करते थे, जो द्वारपाल हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो द्वार पर, मुख्य द्वार पर जो है आयोजित की जाती थी। इसकी जो परीक्षा है वो कहां पर, मुख्य द्वार पर आयोजित करी जाती थी, बस ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा, जो द्वार पंडित है उनके द्वारा। ओके, चलो तो ध्यान रखना है कि जो द्वार पंडित हुआ करते थे, जो गेट कीपर हुआ करते थे, वो कंडक्ट करते थे इसका एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ता था। तो ध्यान रखो, ये भी पूछा जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था। तो ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी आया हुआ है, तो बस यहीं से फैक्ट हमको पता चल जा रहा है। ये अगर एग्जैक्टली आप फैक्ट कलेक्ट करना चाहो ना तो आपको बुक में भी नहीं मिलते हैं मेरे टाइम पे, और एक ही बुक में सारे फैक्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि यूजीसी कहीं ना कहीं से ढूंढ के जो है फैक्ट बना देता है। तो हम लोग यूजीसी को ये जो पीवाईक्यू उसी से फैक्ट रट लें, यही जो है रिपीट करेगा वो। ओके,
इसके बाद जो है ग्रेट लाइब्रेरी जो हुआ करती थी उसको धर्मगंज बोला जाता था। द मैसिव लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, ये वाज अ नॉन धर्मगंज एंड मार्ट ऑफ रिलीजन बोल सकते हो इसको। एंड कंसिस्टेड ऑफ 3 बिल्डिंग, उसमें 3 बिल्डिंग थी आपकी। एक थी आपकी जो है रत्न सागर ओशन ऑफ ज्वेल, और थी रत्नदारी जो कि स्वेट ऑफ ज्वेल्स थी, और जो है रत्नरंजका जो कि ज्वेल एड्रोनाइट थी। ठीक है, इसको हिंदी में देख लो, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता है, हिंदी में आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो एक रत्नोदय थी और रत्नरंजक थी और एक रत्न सागर, ये तीनों ध्यान रखो। रत्न जिसमें आएगा ये वहां की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है प्रमुख आगंतुक कौन कौन इसमें आए थे उनको ध्यान रखो। की विजिटर जो आपके हुएनसांग थे, हुएनसांग को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, इत्सिंग थे, इन्होंने विजिट करा था, और हुएनसांग ने स्पेशली जो है स्टडी करा था यहाँ पर योग शास्त्र के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हुएनसांग के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, एट वन स्टेज नालंदा वाज जो है एडमिनिस्टर करी जाती थी बाय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के कारण। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो इसको एडमिनिस्टर कर रहा था। इसके बाद हम लोग क्योंकि विक्रमशिला ही पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। आपने देखा होगा आज भी कई सारे कॉलेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क करते हैं, जो मेन यूनिवर्सिटी है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, तो उस टाइम भी ऐसा हुआ करता था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो इसका जो फोकस था मेन बात करें, ये प्रीमियर ग्लोबल सेंटर था और तांत्रिक एंड जो वज्रयान बुद्धिज्म था। देखो जो बुद्धिज्म था उसके अलग अलग सेक्ट थे, मतलब अलग अलग ब्रांच कह सकते हो आप लोग। उसमें हीनयान था आपका और उसमें महायान था। ठीक है, और उसमें जो आखिर में डेवलप हुआ जिसमें तंत्र विद्या वगैरह आ गई, तांत्रिक वगैरह आ गया, जादू टोना वगैरह आ गया, तो वो वज्रयान था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें जो है एग्जाम में आप देखिए कि क्या पूछा जाता है। तो बेसिकली ये आप देखोगे कि लोकेशन पूछी जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है और वो किस टाइप की है। तो इसको आइडेंटिफाई, वैसे मैंने नीचे पूरी लिस्ट भी दी हुई है, पर लेकिन अगर इसको पढ़ने के लिए ना आप लोग क्या करोगे, चैट जीपीटी का यूज करोगे। चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग जो है चैट जीपीटी से भी पूछेंगे ना टेबल जनरेट करने के लिए, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, आप देख देना। ऑल मेजर जो है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज और उनके जो लर्निंग सेंटर है और वो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट चैट जीपीटी खुद बना के दे देगा, तो आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लो। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा में है और ये बुद्धिस्ट टाइप की है। ठीक है, यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट जो है स्टडी ज्यादा होती है। तक्षशिला जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वो चीजें अलग अलग टाइप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विक्रमशिला जो थी बुद्धिस्ट टाइप की थी। वल्लभी, ये वल्लभी में देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट टाइप की थी। जो कोंतापुरी यूनिवर्सिटी थी ये बिहार शरीफ में आपको देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट टाइप की है। ठीक है, और जो सोमापुरा महावीर है वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो है पहाड़पुर में, ये भी बुद्धिस्ट टाइप की है। सादापीठ आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी, ये हिंदू यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। कांची घटिका जो है कांचीपुरम में हिंदू देखने को मिलेगी। मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ये भी हिंदू है। ठीक है, न्याय से रिलेटेड है। उज्जैन यूनिवर्सिटी जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है वहाँ पे। और सतलोगी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जैन से देखने को मिलेगी। और जो अनियराम है ये आपको हिंदू से रिलेटेड। तो ये यूनिवर्सिटी मेजर यूनिवर्सिटी, इनको रट लो, इनका क्या लोकेशन है और क्या टाइप है। टाइप स्पेशली रेट लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। बाकी हम लोग पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है इसका स्टैब्लिश कब हुई थी, 8th सेंचुरी में हुई थी। और ये किसको करा था, ये जो पाल किंग थे धर्मपाल, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा किसने करा था, वो कुमारगुप्त ने करा था। और जबकि हमारी विक्रमशिला है ये धर्मशाला ने जो थी उन्होंने इसको स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको भागलपुर बिहार में देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है, ये जो रिवर गंगा है उसकी बैंक में, उसी के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कई बार रिवर भी पूछ लेता है भागलपुर। जबकि हमारी जो नालंदा थी, ये नालंदा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये जो इसका लोकेशन थी आपकी, ये राजगीर बिहार में। ठीक है, राजगीर बिहार में आपको देखने को मिलेगी। नीचे देखते हैं। ओके, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये ऑपरेटेड करी जाती थी विद 6 स्पेशलाइज्ड कॉलेज, 6 स्पेशलाइज्ड कॉलेज थे उनके द्वारा। एंड जो है प्रिसाइडेड ओवर द, जो अध्यक्ष हुआ करते थे और जो है महास्तिवरी वीरा जो हुआ करते थे उनसे। ठीक है, तो ध्यान रखना की स्कॉलर कौन कौन से थे, इनका नाम याद रख लेना। फेमस स्कॉलर थे वहां पे अतिशा दीपंकर श्रीज्ञान। ठीक है, जो कि प्ले करते थे की रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत।
ठीक है, अतिशा, दीपंकर, श्रीज्ञान। इनका हिंदी में भी आप देख लो ताकि नाम अच्छे से हो जाए, ठीक है, याद हो जाए आपको। यहाँ पर इनका नाम है आपका श्रीज्ञान, अतिश, दीपंकर, श्रीज्ञान थे, ठीक है। तो ये इनको भी आप लोग देख लेना। चलो अब बात करते हैं तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, देखो इसकी स्टेटस और एंटिक्विटी के बारे में बात करते हैं। ये रिगार्डेड एज अ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया। ये एस्टेब्लिश करी गई थी 700 BCE में, ठीक है। तो 700 BCE में करी गई थी। हिंदी में और देख लो आप यहाँ पर, ये प्राचीन भारत की सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो माना जाता है। इसकी स्थापना जो है 700 ईसा पूर्व करी गई थी, ठीक है। देन इसका जो है नेम और ओरिजिनिंग बात करें तो ये जो तक्ष थे, तक्ष जो कि भारत के संत है, उनके नाम पर ही जो है इसका नाम तक्षशिला रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो कितने बार पूछा गया। ये यूनेस्को में शामिल किया गया था 1980 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखो। और इसमें जो है एडमिशन के लिए मिनिमम एज जो है वो क्या कितनी होती थी, जो होती थी 16। करिकुलम क्या हुआ करता था, इसमें जो है मेडिकल साइंस, आपका मेडिसिन, सर्जरी और आर्चरी, पॉलिटिकल साइंस और वेदा वगैरह जो है यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। हिंदी में और देख लो आप यहाँ पर कि यहाँ पे जो है चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा हो गया आपका, तीरंदाजी जो है, और राजनीतिक विज्ञान और वेदों की पाठशाला करवाई जाती थी। जो हमारे चाणक्य थे ना, वो यहीं से पढ़े थे और यहीं पे फिर वो आचार्य भी बन गए थे, ठीक है। ये प्रोड्यूस कर रहे थे लेजेंडली, यहाँ से जो प्रोड्यूस हुए हैं, या ये कह सकते हो कि बड़े बड़े जो आचार्य निकले हैं वो हैं पाणिनि, जिन्होंने ग्रामर लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इन्होंने एक जो बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, तो वो इन्होंने लिखी थी पाणिनि ने। इसके बाद जो है जीविका जो है सर्जरी के लिए, जीवक, और चाणक्य और कौटिल्य जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए फेमस है, जो कि यहीं से निकले थे, ठीक है। एसोसिएशन के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रो एज अ एसोसिएशन विद द जो है बुद्धिस्ट बिहारास, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना। इसके बाद जो है पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लोकेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रखना है कि जो बुद्धिस्ट सेंटर था ये लोकेटेड इन अ प्रेजेंट डे उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, जजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इसकी लोकेशन से आए, बस लोकेशन याद रखना कहाँ पर है, उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है। मिथिला विदेह जो है आपको यहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस के बारे में बात करें तो जो उपनिषदिक एज हुआ करता, उपनिषद काल हुआ करता था, उस टाइम पे जो राजा जनक थे, किंग जनक, उन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें जो आपकी 12 से 15 सेंचुरी है, इट इमर्ज एज अ ग्रेटेस्ट सेंटर। तो ये एक ग्रेटेस्ट सेंटर की तरह जो है इमर्ज हुआ था फॉर न्याय शास्त्र और जो तर्कशास्त्र, लॉजिक के लिए, ठीक है। और इसमें फेमस स्कॉलर जो थे वो गंगेश उपाध्याय थे, ठीक है, जो तत्व चिंतामणि जिनको कहा जाता था, ठीक है। और जो है फिर विचपति मिश्रा और जो है उद्यानाचार्य, ये तीन जो थे यहाँ के फेमस स्कॉलर थे। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटर जो एजुकेशन के सेंटर रहे उस टाइम पे, और वो कहाँ पे उनकी लोकेशन है और उनका क्या स्पेशलाइजेशन था, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वही लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके PYQ की डाल दी है। तो ठीक है, जो वल्लभी था आपका सेंटर, जो एजुकेशन सेंटर था, ये गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट सेंटर था जो हीनयान बुद्धिज्म का था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है अर्थशास्त्र वगैरह यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और नवद्वीप जो है वो बंगाल में देखने को मिलेगा, ये ग्लोबल सेंटर था और न्याय, ठीक है, नव्य न्याय और न्यू लॉजिक के लिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, ये एंशियंट सेंटर था एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल के लिए। काशी बनारस में आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सर्व विद्या की राजधानी देखने को मिलेगा, कैपिटल ऑफ ऑल नॉलेज। और जो कांचीपुरम है तमिलनाडु में, ये जो वैदिक लर्निंग है और जो अद्वैत वेदांत है उसके लिए फेमस है। और सिद्धांत और सिद्धन्या कटक जो है आंध्र प्रदेश में, ये सेंटर है फॉर बोथ ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट के लिए देखने को मिलेगा। और आपका जो मान्यकेता है ये कर्नाटक में एसोसिएटेड है, जो आपका द्वैत स्कूल है उससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ एडिशनल फैक्ट और ध्यान रखने हैं जहां से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट का बिहार है। बिहार मतलब वो होता है, तो देखो एक चीज तीन टर्म्स ध्यान रखो। बिहार होता है, एक होता है आपका चैत्य होता है, ठीक है, ठीक है, चैत्य होता है आपका, ठीक है, बिहार होता है। दूसरा आपका होता है चैत्य, ठीक है, और तीसरा होता है स्तूपा, ठीक है। तो बिहार क्या होता है, ये एक रेसिडेंट प्लेस होता है जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे लर्निंग करते हैं। चैत्य जो होता है, चैत्य में क्या होता है कि बेसिकली ये वर्शिप हॉल रहता है, पूजा स्थल होता है।
और जो स्तूपा होता है तो यहाँ पर रिलिक्स वगैरह जो है रखी जाती हैं। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पर स्तूपा है वहाँ पे जो बुद्धा जी की जो अस्थियां हैं, अस्थियां वगैरह जो है यहाँ पर स्तूपा में रखी जाती हैं। ठीक है, ओके। तो ये तीनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखो। तो बिहार मतलब यहाँ पर रेसिडेंस हुआ करते थे, लोग रहते थे। तो ये जो है एक मोनेस्टिक सेंटर हुआ करता था फॉर मेडिटेशन, स्टडी एंड इंटेलेक्चुअल डाटाबेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो है डिबेट, सॉरी डाटाबेस है डिबेट्स। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है सन टेम्पल एट मदेरा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्ड किया गया था जो उस टाइम के मारू गर्जरा स्टाइल है उसमें, ओके। और यहाँ पर जो है अदलज स्टेप वेल देखने को मिलेगी जो कि गांधीनगर में है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो जो अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं आर फाउंड ऑन द जो है बोल्डर इनसाइड ऑफ जूनागढ़ केव, जूनागढ़ केव के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो है, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा में इज अ मॉडर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, नॉट अ एंशिएंट इंस्टीट्यूशन। तो ये ध्यान रखना है, ये मॉडर्न थी। वहां पर इसमें एक स्टेटमेंट आया होगा, उस स्टेटमेंट के 2025 में ही आया था, तो उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है सब्जेक्ट नॉलेज एंड ट्रेडिशन के बारे में बात करें तो वाइडली जो है वो लॉजिक जो है तर्क के बारे में या मेडिसिन और फिलोसफी दर्शन के बारे में जो है ये अक्रॉस सारी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। तो देखो एक जनरल सेंस में बताया जाए, कहीं ऑप्शन में है ना कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता था, तो लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी, ये तीन चीज के बारे में जो है वो सिखाया जाता था। ठीक है, तो इसने हिंट खुद ही दे दिया हमको एक तरीके से, क्या फेवरेट है वो, क्या कॉमन मानता है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था, वो ये चीज थी। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैदिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो ऋग्वेद जो यजुर्वेद थे ये व्यू नॉलेज एज अ मीन ऑफ मोक्ष और इन्फिनिटी बिल्स, एंड जो डेटिस्ट थे अग्नि और इंद्र थे उस टाइम के। यजुर्वेद में कैरेक्टराइज बाय द जो होपफुल डिस्पोजिशन टोन है उससे रिलेटेड, और जो इनिशिएशन है एंड द राइटिंग मीडियम के बारे में बात करें तो जो दीक्षा गुरु हैं लीड इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ उपनयन टू स्टार्ट फॉर्मल लर्निंग, है ना। प्री प्रॉपर राइटिंग जो है वो बात करें तो जो पाम लीव है उसमें जो है यूज करा जाता था एज अ मीडियम। उस टाइम पे पेपर नहीं होते थे, पाम ट्री पे लिखते थे सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद में कुछ स्कॉलर और उनका जो ट्रीटीज या कौन कौन सा वर्क रहा है और किस फील्ड में उन्होंने वर्क किया है, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे भास्कराचार्य है, इन्होंने लीलावती लिखी है, ये मैथमेटिक प्रॉब्लम के बारे में है। पतंजलि का याद रखना, इन्होंने योग सूत्र लिखा था, योग से रिलेटेड है। गौतम जी ने न्याय शास्त्र लिखा था, न्याय सूत्र बोलते हैं, लॉजिक से रिलेटेड है। कौटिल्य ने, देखिए वहां पर ना न्याय को लॉजिक से ही बताया गया है, लॉजिक मतलब न्याय। ठीक है, याद रखना है। एंशिएंट में जितना जहां पर भी न्याय है ना उसका मतलब लॉजिक ही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था जो कि स्टेट क्राफ्ट, स्टेट की इकोनॉमी, स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में भी था, एथिक्स के बारे में भी था, सब था उसमें था बेसिकली, और इकोनॉमिक्स के बारे में भी उन्होंने उसमें बताया था। ब्रह्मगुप्त जो है उन्होंने जो है पुत्र सिद्धांता। ठीक है, तो एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, एक मिनट रुकिए। तो ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था जो कि गणित और खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बागभट्ट का जो है अष्टांग संग्रह जो कि चिकित्सा से रिलेटेड था। और बौद्धयान का जो है शुल्ब सूत्र जो ज्यामिति से रिलेटेड है, यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नागार्जुन का जो है, और आपका जो है रसर तंत्र का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको तो हिंदी में ही देखो, नाम हिंदी में ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे। जो रस रत्नाकार है वो कीमिया यानी कि जो है आल्केमी से रिलेटेड था। पिंगल के जो है छंद शास्त्र था, छंद शास्त्र से जो है रिलेटेड था। ठीक है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टी दिया था उन्होंने, खगोल विज्ञान और गणित से रिलेटेड था। और इसका सुश्रुत संहिता था जो कि शल्य चिकित्सा से। कर्णाट का जो है वैशेषिक सूत्र है जो कि परमाणुवाद और नए वैशेषिक से आपको रिलेट होते हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, उस टाइम पे कुछ संघ थे विश्वविद्यालय के, तो ये मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है, और उसी में आया था 2025 के 51 में। तो तक्षशिला जो है वो चाणक्य थे उसमें, नालंदा में नागार्जुन थे, मिथिला में गंगेश उपाध्याय और शारदापीठ में कुमार जीव थे। इनके नाम याद रख लेना। ठीक है आप लोग, ओके। तो अब बात करते हैं जो कॉलोनियल एरा था और जो अर्ली मॉडर्न फाउंडेशन थी, वहां से बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एंशिएंट देखा था, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया, मॉडर्न टाइम पर आ गए, उस टाइम पे कौन कौन से थे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट जो थे
उनके एम क्या थे, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो एंग्लो इंडियन कॉलेज हुआ करता था कलकत्ता में, इसमें एस्टैब्लिश किया गया था फॉर ब्रिटिश यूथ इन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। और किसके लिए? फॉर ब्रिटिश यूथ इन इंडियन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड साइंस, ठीक है। ध्यान रखना है, जो एंग्लो इंडियन कॉलेज है कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था, किसके लिए? फॉर ब्रिटिश यूथ। ओके, देन की फाउंडर कौन कौन थे? की फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग है, ये जो एल्फिनस्टोन है उन्होंने करा था। हिंदू कॉलेज जो है उसकी प्रेसिडेंसी में कोलकाता में आपको देखने को मिलेगी, राजा राम मोहन रॉय ने देखा था उसको। बिशॉप कॉलेज जो है शिवपुर में, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड संभालते थे। स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज के जो कोलकाता थे वो अलेक्जेंडर डफ थे, ठीक है। पॉलिसी लैंडमार्क के बारे में बात करें, जो मैकॉले मिनट थे, इन्होंने एडवोकेट करा था फॉर इंग्लिश एजुकेशन को एंड यूजफुल लर्निंग को। इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के बाद ही हमारे इंडिया में है, यहाँ से आप कह सकते हो कि टर्निंग पॉइंट आया था। और काफी सारे पॉजिटिव चेंज भी हुए थे, बट लेकिन ये कि नेगेटिव चेंजेस ये हुआ था कि रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए थे। क्रिश्चियन मिशनरी आ गए थे इसके बाद से, तो वो क्या हुआ करते थे कि क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट कर देते थे, कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो गया था इसके बाद से। इसके बाद कुछ की फीचर हैं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, जैसे होलिस्टिक गोल के बारे में बात करें तो उस टाइम पे जो होलिस्टिक गोल हुआ करता था वो एजुकेशन एम था, नॉट जस्ट अर्थ और काम बट मोक्ष जो है और सेल्फ रियलाइजेशन है या जो प्योरिफिकेशन है, ये उनका मेन देखने को मिला था। और इस टाइम की जो वैल्यू थी वो धर्म, प्लूरलिज्म, पीस, टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब पे ज्यादा फोकस था। और वेन्यूज और मेथड के बारे में बात करें, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जो है मोड को एग्जिस्ट करते थे इस टाइम पे। और वेन्यूज क्या हुआ करता था? होम, टेम्पल और आपके पाठशाला हुआ करते थे, चतुष्पादिक और गुरुकुल्स हुआ करते थे। मेथड क्या करती थी? मेमोराइज किया जाता था, क्रिटिकल एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग के थ्रू करा जाता था, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था? वेद, ब्रह्मा, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र और स्मृतिज वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। और क्या हुआ करता है? मेडिकल साइंस में आयुर्वेद रूटेड इन जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद में था, उसकी जो जड़ वहां से निकलती थी। और की टेक्स्ट ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हो गया। मैथमेटिक का जो सोर्स थे वो सुलभा सूत्र थे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लो के जो है गृह सूत्र है, धर्म सूत्र। लिटरेचर के बारे में बात करें जो है वो, जो कि डिस्टिंक्विश बिटवीन जो है शास्त्रार्थ और जो काव्य थे, इमेजिन लिटरेचर के बारे में, ठीक है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, श्रुति और स्मृति के बारे में बात करें, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था जिसमें श्रुति जो होती थी वो प्रिवेल करती थी, जीतती थी, ठीक है। देन गुरुकुल सिस्टम हुआ करता जो कि प्रमोट करता था इक्वलिटी को एंड एक्सीलेंस को। कॉस्ट एंड सपोर्ट में फ्री एजुकेशन हुआ करती थी, सोशली सपोर्टेड थे। एंड जो गुरु दक्षिणा थी वॉलेंट्री थी आफ्टर द कंप्लीशन, कंप्लीट करने के बाद जो है वो वॉलेंट्री थी, मतलब आप लोग को दक्षिणा देना है या नहीं देना है, कंप्लीट होने के बाद वो वॉलेंट्री हुआ करता था। बाकी फ्री एजुकेशन हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है। वुमेन की एजुकेशन में बात करें तो हाई स्टेटस इन वैदिक पीरियड था। और उपनयन फॉर जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता था। वुमेन स्कॉलर में जैसे मैत्री थी, गार्गी थी, अपाला थी और बिशंबरा थी, लोपमुद्रा थी। ये जो है सेलिब्रेटेड जो है ब्रह्मवादिनी, ऑथर बाय द ऋग्वेद हैम्स। ऋग्वेद में आपको इनके जो वो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये शास्त्रार्थ भी था, आप देखना गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का जो है शास्त्रार्थ सुनना, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो उस टाइम पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे, ठीक है। और इवन आप देखेंगे जो आचार्य शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जो थे, और मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, आचार्य वंदी शायद, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। आचार्य वंदी थी, तो उनकी वाइफ ने जो है उनको जज किया था, बीच में जो मीडिएटर थे या बीच में जज करा था कि आखिर कौन जीतेगा डिबेट का। तो इतना बड़ा रोल हुआ करता था उस टाइम पे वुमेन का, ओके। बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी तो फैक्ट रट्टाफिकेशन करना हो, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि रट्टाफिकेशन से काम चल जाता है, और अभी रट्टाफिकेशन वाला ही काम है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह ही है, इनको बस रट डालो बार बार यहीं पे यूजीसी यहीं से पूछता है, ठीक है। 10 जो है प्रिसेप्ट के बारे में बात करें, 10 जो है शिक्ष पादनीय है, तो इसको ना थोड़ा हिंदी में देख लो तो ज्यादा और आपको बेटर समझ में आएगा, ओके। ज्ञान स्रोत, पवित्र ग्रंथ उस टाइम पे हुआ करते हैं। शिक्षा का दर्शन, श्रुति बनाम जो है स्मृति हुआ करता था, महिलाओं की शिक्षा, और यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रणाली। तो इस टाइम पे जो दीक्षा है वो उसमें प्रवज्जा और जो श्रामेण थे, नौसखिया बनने के लिए जो है त्याग करा जाता था।
एंड देन जो है दास उपदेश में जो है 10 शिक्षा पादनी जो हुआ करता था, इसमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य न करना, कोई नशा नहीं, संगति नृत्य से बचना, संगति और नृत्य से बचना, ठीक है। इसके बाद जो है शानदार बिस्तर, महंगे उपहार, दोपहर के बाद भोजन नहीं आदि वगैरह जो है इसमें 10 उपदेश शामिल थे। पाठ्यक्रम जो था त्रिपीटक थे, उसमें विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक, ये 3 पीटक हैं, ये पाठ्यक्रम हुआ करते थे उस टाइम पे। और शिक्षा शास्त्र सिद्धांत में छात्र शिक्षक की जो है संबंध में मूल में जो है वो समानता हुआ करती थी। वेदांत के 6 अंग हुआ करते थे, उसमें शिक्षा हुआ करता था, व्याकरण हुआ करता था, व्याकरण में आपके पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उन्होंने लिखा था, छंद हुआ करते थे जो कि मीटर और लय के नियम के बातें बताते थे। और यहाँ पर देख लो मीटर जो कि रूल्स ऑफ मीटर और जो है रिदम के बारे में बताते थे। कल्प जो थे प्रोसीजर और राइट्स के बारे में बताते थे, ठीक है। प्रोसीजर और जो है वो आपके संस्कार और प्रक्रिया के बारे में बताते थे, ठीक है। निरुक्त जो थे व्युत्पत्ति जो कि कठिन वैदिक शब्द के बारे में, ज्योतिष जो खगोल विज्ञान वगैरह के बारे में। कलाएं के संदर्भ में बात करें तो जो बाणभट्ट की कादंबरी थी जो कि आदर्श शिक्षाओं में आपको 64 कलाओं में शामिल थी, ठीक है। दायरा जो थे उसमें जो है वोकेशनल, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित और विज्ञान को शामिल किया गया था, ठीक है, इन 64 कलाओं में। और इसके बाद प्राचीन विद्वान और ग्रंथ के बारे में बात करें तो उस टाइम पे भरत जो हुआ करते थे जो रस सिद्धांत से रिलेटेड थे। भर्तृहरि इन्होंने वाक सिद्धांत दिया था। जो भट्टनायक थे इन्होंने साधारणीकरण यानी कि सौंदर्य सामान्यकरण के बारे में बताया था। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लो, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम ना मैं देखा हूँ कि बहुत से टीचर बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो मेरे से खुद से भी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो जाता है और वो हो जाता है, तो इसलिए मैं दोनों दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी ना बाद में जाके इशू ना हो। वहां पे अगर हिंदी में देखने को मिले हिंदी में देख लेना, बट लेकिन गलत कर नहीं आना। यहाँ से क्वेश्चन श्योर देख रहे हैं, हर साल आ ही रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोग क्यों छोड़कर जाए जब यूजीसी ने हमको खुद ही इंपॉर्टेंट बता दिया कि हम लोग को क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, भरतनाट्यम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। खगोल विज्ञान ग्रंथ में आपको सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, मनुस्मृति के लेखक जो थे मनु थे। न्याय शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कामसूत्र के जो बादशाहन थे, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखना। इसके बाद जो है तुलनात्मक विशेषताएं जो है वो आती हैं, जैसे प्राचीन वैदिक ज्ञान और जीवित अनुभव का जो है संवर्धन हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में ज्ञान झूठ को जो है मिटा देता था, और जबकि ब्राह्मण में जो चरित्र निर्माण है और जो आत्म साक्षरता थी वो होने लगी थी, और बौद्ध में जो शिक्षक और छात्र के संबंध के आधार पर जो है वो रूप में समानता हुआ करती थी। सेम यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो हमारा सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड जो आता है वो इवोल्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड जो रिसर्च है इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। एग्जैक्टली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा है, बट जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया है वहां से भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, मैं अभी दिखा दूंगा। तो हम लोग जो है प्री टू पोस्ट चलेंगे, ठीक है, एक एक करके। लेकिन उससे पहले हमारा जो प्रैक्टिस होती है, जैसा कि मैंने आपको बोला ना, मैं आपको याद करवाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक रफ शीट लेनी है, आपके पास जो भी कॉपी हो। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसमें से जो भी फैक्ट है आपको याद आ रहा है, इवन नाम तो याद आ रहा होगा, पॉइंट का नाम याद आ रहा हो, ठीक है, टॉपिक का नाम याद आ रहा हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना है, अपने आपको 5 मिनट देना है, 5 से ज्यादा मिनट भी दे सकते हो, है ना। और वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके लिखना है। ऐसा एक पूरा पेज रहेगा आपका, पेज में लिखना है कि हाँ मैंने स्टार्टिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड क्या फैक्ट है, क्या उसमें कोई सॉरी क्या उसमें कोई सेंटर था, क्या उसमें कोई जो है क्या उसमें कोई जो थे क्या बोलते हैं मेन शिक्षक कौन हुआ करते थे, ये किस टाइप की हुआ करती थी, ये कहाँ की थी, किसने स्टैब्लिश करी थी, ये सब कुछ याद आ रहा है क्या। उसके अलावा फिर कौन सी थी, कौन से सेंटर मैंने प्रमुख देखे हुए थे, ये सारी चीजें देखो। वीडियो को पॉज करो और लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आप मुझे खुद ही बताइएगा, अभी आप लोगों ने 30 मिनट पढ़ा हुआ है, 30 मिनट में आपको जो 30 मिनट को 100% मान लें तो इस 100% में से कितना परसेंट आपको जो है याद आया। बहुत सारे लोग जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो वो ये जो प्रैक्टिस है ये मैं लास्ट 2 वीडियो में भी करवाया हूँ। और अगर आप लोग का जो परसेंटेज है, पहले जो बहुत सारे लोगों का परसेंटेज जो था वो 20% के आसपास हो रहा था, किसी का 30 हो रहा था, तो डेफिनेटली अगर आप लोग वो दोनों वीडियो को फॉलो करने के बाद जो है इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं और आज डेफिनेटली आपका जो है ये परसेंटेज इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये 100% में से कितना परसेंट याद आया, ताकि आपको पता चल सकेगा कि आपने ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये कितना बेनिफिट आपको दे पा रहा है। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको सिर्फ बस मैंने दिखा दिया और मतलब मैंने आपसे पूछा नहीं, आपसे कोई फीडबैक नहीं लिया कि कितना दिमाग में गया, कितना दिमाग में नहीं याद आया, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली 4R टेक्निक होती है, ठीक है, रीड,
रिकॉल एंड आपका रिवाइज, और फोर्थ आर का यूज जो है हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद करते हैं। वो बाद में बता दूंगा, अभी मैं जैसा जैसा बताते जा रहा हूँ आप बस वैसा वैसा करते जाइए, ठीक है। तो आपको जो है कितना परसेंट याद है कमेंट करके बताइए। अब हम लोग थर्ड आर को करते हैं जिसमें होता है री रिवाइज, ठीक है। रिवाइज होता है, ठीक है। री रिवाइज तो हमारा 4 नंबर पे आता है, तो मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी देखा था, कहाँ से कैसे क्या आती थी, कहाँ पर इसका वो है कहाँ पर ये स्टैब्लिश है, कौन इसके विजिटर्स थे। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि जो है तांत्रिक विद्या वगैरह इसमें होती थी 8th सेंचुरी में धर्मपाल ने स्टैब्लिश किया था। भागलपुर बिहार में हम लोगों को देखने मिला था, ठीक है। अष्ट दीपांकर श्री ज्ञान यहाँ के वो थे। तक्षशिला देखी थी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। रावलपिंडी पाकिस्तान में हमको देखने को मिलेगी सॉरी, तक्ष के नाम पर आई थी। और ये यहाँ पर जो है एडमिशन 16 साल की उम्र में हो जाता था। मेडिसिन वगैरह यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। चाणक्य कौटिल्य वगैरह आपको देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे। इस बार पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी देखी थी, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी देखी थी जो कि उपनिषद की काल में जो है आपको देखने को मिलेगी। फिर हम लोगों ने सेंटर देखे थे जिसमें वल्लभी गुजरात में देखने को मिला था, हीनयान बुद्धिज्म थे। नवद्वीप देखा था बंगाल में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, काशी जो था वो उत्तर प्रदेश में देखा था, कांची जो है तमिलनाडु में, और सिद्धानाथ कथक जो है वो हम लोग को आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था। और जो मान्यकेत है वो कर्नाटक में देखने को मिला था। फिर हम लोगों ने कुछ और पीवाई को देखे थे जिसमें बुद्धिस्ट के बिहार वगैरह थे, वो मेडिटेशन जो है स्टडी और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स वगैरह वहाँ पर हुआ करती थी। सन टेम्पल हम लोगों ने देखा था, मोटेरा में हुआ करता था। देन जो है फिर हमारा जो है बाबा मासनाथ यूनिवर्सिटी हम लोगों ने देखी थी। कोर एक लिए देखी टफ लॉजिकली, वहाँ पे उस टाइम पे जो कोर सब्जेक्ट हुआ करते थे वो लॉजिक वगैरह, मेडिसिन, फिलॉसफी, दर्शन वगैरह ये सब सिखाया जाता था उसमें। फिर हम लोगों ने भास्कराचार्य उन्होंने लीलावती लिखी थी, मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था, गौतम जी ने न्याय सूत्र लिखा था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत का लिखा था, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, और जो है बाणभट्ट ने अष्ट सिद्धांतिका लिखी थी। और जो है बौद्धयान ने शल्व सूत्र लिखी थी। नागार्जुन ने जो है राष्ट्र तंत्रिका लिखी थी, ठीक है। और देन उसके बाद पिंगला ने जो है चंद्र शास्त्र लिखा था, ठीक है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया उसने ये लिखी थी। और बाकी हम लोगों ने तक्षशिला, चाणक्य ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल देखी थी, एंग्लो इंडियन जो है कलकत्ता में आया था। फिर देन हम लोगों ने देखा था कि पूना कॉलेज फॉर इंडियन लर्निंग जो होता, हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने करा था। फिर विश्व कॉलेज जो है वो चर्च इन इंग्लैंड में देखने को मिला था। फिर जो है मैकॉले के मिनट में देखे थे, इंग्लिश मीडियम में लेकर आए थे। फिर पार्ट पे हम लोगों ने देखा था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में होलिस्टिक गोल इनका जो क्या था, अर्थकाम मोक्ष नहीं, अर्थकाम नहीं था, सिर्फ मोक्ष और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, मोड ऑफ ये वगैरह वगैरह नॉन लिख लिए थे हम लोगों ने, लॉज। फिर हम लोगों ने देखे थे कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हुआ करते थे, ठीक है। लॉ का जो होता है गृह सूत्र, धर्म सूत्र ये वगैरह हुआ करता था, ठीक है। फिलॉसफी में श्रुति और स्मृति में श्रुति प्रेवेल करती थी, ठीक है। वुमेन एजुकेशन में उपनयन होता था लड़कियों का भी, गर्ल्स का भी, ठीक है। और ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, सेलिब्रेट करा जाता था उसमें। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था। फिर देन हम लोगों ने जो है छंदास, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। देन हम लोग ने 64 कलाएं देखी थी। 64 कला के बाद एंशिएंट स्कॉलर देखे थे, भरत जो कि राज थ्योरी के बारे में बताते हैं, भरतहरि जो स्पीच थ्योरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। वाक्य सिद्धांत के बारे में जो है भट्टनायक जो है हम लोगों ने देखा था इनके बारे में। एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखी थी। देन जो है कंपैरेटिव फीचर हम लोगों ने देखे थे कि एंशिएंट वैदिक में जो है नॉलेज को पढ़ाया जाता, पोस्ट वैदिक में जो है नॉलेज वाइप्स आउट हो गया था और फॉल शूट जो है स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट नोट भी बता देता हूँ आपको। ये पूरा ऊपर का प्रिंट नहीं निकलवाना है आपको, प्रिंट निकलवाना है बस लास्ट का, बाकी का ऊपर जो है वो आपको एक रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट में आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने एंशिएंट में यहाँ पर ये पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है फाउंडेड करे थे, राजगीर में आ गए थे। फिर देन जो है त्रिपिटक जो है वेदास, वेदांता ये वगैरह हम लोगों ने देखा था। एडमिशन एंड फिर लाइब्रेरी धर्मपाल यहाँ पे वगैरह हुआ करती थी। तो ये शॉर्ट नोट पढ़ना। अब ये शॉर्ट नोट आपको जो है आराम से समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। हार्डली जो है 5 से 6 पेज का होगा ये, ठीक है। 6 पेज में आपका पूरा जो है पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, आपको जो ये 40% याद आ रहा होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि यार ये भूल गया था मैं, अरे यार ये भूल गया था,
अब देखो, इसको बोलते हैं लर्निंग, एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। अब आपको चीजें जो है वो याद हो रही होंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे और एक एक करके चीजों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं जो जो बोलते जाऊंगा ना आपको कि वीडियो को पॉज करके पढ़ो, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है मेजर ब्रिटिश एरा की पॉलिसी और जो है एक्ट और कमीशन। तो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के भी आते हैं, क्योंकि वहां पर तो पोस्ट इंडिपेंडेंट लिखा है, बट प्री इंडिपेंडेंस के भी यूजीसी पूछता है। तो यहाँ पर हमारे हमको ना जियान बनाता है उसका सिलेबस। बट ठीक है, फिर भी हम लोग को तो पढ़ना है, हम तो थोड़ा होशियार है क्योंकि हमने पीवाईक्यू अच्छे से करे और हम पीवाईक्यू ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर ब्रिटिश एरा पॉलिसीज है एक्ट एंड कमीशन की क्रोनोलॉजी से। एक बार ऑफिशियल सिलेबस में भी देख लो यहाँ पर। ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें लिखा, वो वहाँ का लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंट लिखा है, जो इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च है इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, आजादी के बाद। बट लेकिन क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगा ना पीवाईक्यू में कि कैसा हमारे साथ जो है हमको जियान बनाया जा रहा है, ठीक है, बाय द यूजीसी, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो एरा और पॉलिसी दिख रही है ना वुड डिस्पेस, ये तो प्री इंडिपेंडेंस एरा के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को अब ध्यान रखना है कि यहाँ से यूजीसी पूछ रहा है, तो पीवाईक्यू हमको ये बताते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। यहाँ पर मैं तो आपको जो है हिंदी वाला भी ओपन कर देता हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से देखें, ठीक है। प्रमुख ब्रिटिश युग नीतियां, अधिनियम और आयोग, ठीक है। वुड डिस्पैच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि किसको जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ठीक है। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है वो हो गया था। प्राइमरी लेवल में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाएगी, हिंदी में भी बता देता हूँ। जो स्थानीय भाषा है वो प्रथम स्तर पर पढ़ाई जाएगी। एंग्लो वर्नाकुलर जो है वो मीडियम स्तर पे, मध्यम स्तर पे रहेगी। अंग्रेजी जो है वो कॉलेज स्तर पे करी जाएगी, ठीक है, करी जाएगी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ, इसके बाद जो है स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, ये यूजीसी के फेवरेट होते हैं क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी में। तो पहले वुड डिस्पैच आया, फिर उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हुई, जिसका फाउंडेशन रखा गया, जिसमें फाउंडेशन रखा हो गया था बेस्ड ऑन द जो है वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन। तो यूनिवर्सिटीज जो है वो इसी के फाउंडेशन पे, वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे ही बनी थी। फिर यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है वो स्टैब्लिश करी गई थी आफ्टर दिस, ओके। इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टैब्लिश करा गया था लॉर्ड कैनिंग के अंदर, उस टाइम पे जो वायसराय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हंटर कमीशन, जो कि 1882 में आता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी ध्यान रखो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। पहले आता है वुड डिस्पैच, फिर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है, देन उसके बाद हंटर कमीशन आता है। इसको विलियम हंटर जो है वो चेयर करते हैं, डेट्स वाई इसका नाम जो होता है हंटर कमीशन होता है। फोकस करा जाता है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितने बार आया हुआ है, तो ध्यान रखो। इसने रिकमेंड क्या दी थी, ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफर करा गया था जो प्राइमरी एजुकेशन है टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड के लिए, और जो डिवाइड करा गया था सेकेंडरी एजुकेशन को इनटू द लिटरेसी और जो वोकेशनल स्ट्रीम में, एंड इनकरेज करा था प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, और जो है एक्सपांड करा था ग्रांट इन एड को, ठीक है। जो अनुदान हुआ करते थे उसको एक्सपांड करा गया था। एक इसके बाद जो बनता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनता है, जो कि 1902 में बनता है, ठीक है। इसको जो है थॉमस रेलिक जो है वो इसको चेयर करते हैं, दैट्स व्हाई इसको रेलिक कमीशन भी कहा जाता है। हिंदी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा रेले, कोई रेलिक भी बोलता है और जी उसमें साइलेंट रहता है। तो रेले कमीशन जो है इसको भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। तो रेले जो आयोग था वो थॉमस रेले ने लेकर आया था। तो थॉमस रेले के कारण जो है ये आया था। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि स्ट्रिक्ट जो है एफिलिएशन रूल बनाए थे, तो सख्त संबद्धता नियम जो है इन्होंने बनाए थे, और विद्यालयों को शिक्षण और अनुसंधान शुरू करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। और घटिया फीडर कॉलेज को बंद करा जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला था कि जो क्लोज द सब स्टैंडर्ड जो फीडर कॉलेज है उनको खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है। और टीचिंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में, और ये जो रेले कमीशन के बेस पर ही रहता है, उसकी ये रिकमेंडेशन मान ली जाती है एंड रिफॉर्म करा जाता है, एंड ऑफिशियली स्टार्ट करा जाता है जो टीचिंग और रिसर्च है फंक्शन इन यूनिवर्सिटी में। और सीनेट के जो साइज है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है इलेक्टेड मेंबर को सीनेट में। सीनेट आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जो है हमारे एक्ट आए थे, जो है
आपका 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, चार्टर एक्ट आए थे। ये चार्टर एक्ट जो है इनके थ्रू जो है सीनेट बनती थी। सीनेट मतलब कि एक तरीके से बोल दो उस टाइम का कैबिनेट होता था। उसमें कैबिनेट में या जो मिनी पार्लियामेंट हुआ करती थी उसमें जो है मेंबर को इलेक्टेड जो है आना, पहले सिलेक्टेड आते थे, फिर इलेक्टेड मेंबर भी अलाउ कर दिए थे। फिर एफिलिएशन रूल जो है वो उसको टाइट किया गया था। रिएक्शन क्या करा कि फिर पब्लिक ने बहुत अपोज किया इस चीज को, ठीक है। ये इसके रिएक्शन में पब्लिक ने इसको अपोज करा। इसके बाद आता है सैडलर कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखो। ये जो मैं क्रोनोलॉजी में सारी चीजें बता रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन देखो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है कि आए हुए हैं, तो बस तो कोई आपके पास कंडीशन बचती नहीं है। यहाँ का एक एक इंपॉर्टेंट, मतलब आप देखोगे कि आपने जितने भी अभी तक लेक्चर्स देखे होंगे ना, उन सारे लेक्चर्स में टीचर पढ़ाने के बाद बोलता है कि एक पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में है, एक पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है? मैं एक भी पॉइंट बाहर का नहीं बता रहा हूँ, सारे पीवाईक्यू की बता रहा हूँ। पीवाईक्यू अपने आप में इतना पावर रखते हैं, आप समझिए। आप पीवाईक्यू और सिलेबस बस ये दो चीज देख लेते हैं तो फिर आपका काम खत्म और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पीवाईक्यू अपने आप में इतना इनफ नॉलेज हम लोगों को दे दे रहे हैं, ठीक है। सैडलर कमीशन आता है, उन्होंने बोला था कि जो रिकमेंड करा था द कोर्ट हैज एज अ सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें सेपरेटेड जो है सेपरेटेड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो फ्रॉम बना था हायर एजुकेशन से, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन किससे बना था? जो है वो हायर एजुकेशन से बना था। इसके बाद जो आता है हार्टलो कमेटी आती है जो कि 1929 में आई थी। ये ओरिजिन इसका हुआ था एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जो है एज अ पार्ट जो है ये हार्टलो कमेटी बनी थी। एंड जो है ऑब्जर्वेशन इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है बट जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हुई है। तो क्वांटिटी जो है वो तो बढ़ गई है लेकिन जो क्वालिटी है ना वो डिक्रीज हो गई है क्वालिटी। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व करा था हार्टलो कमेटी ने, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ओके और रिकमेंड क्या करा था? इन्होंने बोला था कि रिड्यूस करा जाए जो है फेल्यूर को, जो बेस्टेज है और स्टेग्नेशन है, ठीक है। और इंप्रूव करा जाए प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करा जाए। इसके बाद आती है बरदा स्कीम। बरदा स्कीम जो होती है वो आती है आपकी 1937 में, ठीक है। 1937 में आती है और ये प्रपोज करी जाती है बाय महात्मा गांधी एंड ऑल्सो नॉन एज नई तालीम इसको बोला जाता है, ठीक है। और कमेटी के चेयर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सर्जेंट प्लान आता है फिर 1944 में। इसमें अचीव करी जाती है यूनिवर्सिटी प्राइमरी एजुकेशन इन 40 साल के अंदर, ठीक है। और इसका जो प्रपोजल था रिकमेंड स्टैब्लिश किया गया था टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। रिकमेंडेड किया था कि टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी में जो है स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। अब ये आउटकम ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का क्या रहा? इसमें क्या रहा इसका आउटकम? जो ये क्या रहा सोशल लेवल पे देखें तो जो राइज ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस हुई, नॉलेज लेवल पे करें तो स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हुआ, कल्चरल लेवल पे बोले तो जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसका एक्सपोजर हुआ, इकोनॉमिक लेवल पे जो है जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है उस पर एम्फेसाइज देखने को मिला था। तो ये आउटकम रहे थे हमारे एजुकेशन सिस्टम के, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के। तो अभी हम लोगों ने ये कमीशन देख ली, ये प्लान और जो इनकी रिकमेंडेशन वगैरह हुई थी, ये हमारे प्री इंडिपेंडेंस के थे, ठीक है। अब कुछ ना आपके इंस्टीट्यूशन भी है, कुछ इंस्टीट्यूशन जो है जो प्री इंडिपेंडेंस में हुआ करते थे। क्रोनोलॉजी जो है पूछता है और ये तभी मैंने ऐड करा है, ये एक भी पॉइंट जो है आपके बाहर का थोड़ी ना सब पीवाईक्यू में पूछे गए। तो जब वो पूछता है तो हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो हमको कई बार जो है सिलेबस अगर हमको पूरी चीज डिफाइन नहीं करता तो हमको फिर पीवाईक्यू की तरफ जाना पड़ता है। चलो सबसे पहले अर्ली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। हिंदू कॉलेज कोलकाता में हुआ था 1817 में। ये फाउंडेड बाय द कमिटी कमिटी एंड जो हेड करी गई थी बाय राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ध्यान रखना है कि लेटर रीनेम कर दिया गया था इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो दिल्ली कॉलेज है जो कि इंदौर में खुला हुआ था, ये एस्टेब्लिश करा गया था फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडियन जो प्रिंसेस है उनके लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आई थी जो कि लाहौर में एस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। इसका क्रोनोलॉजी इसके ध्यान रखते रखना, ठीक है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी आई थी जो कि फर्स्ट ओपन एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी थी फॉर द गर्ल, ठीक है। इसके बाद जो IIS बेंगलोर खुला था जो कि सपोर्ट फ्रॉम JN टाटा से मिला था, ठीक है। और बिकम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई थी। फिर उसके बाद जो है 1916 के को उसमें बात करें तो बनारस BHU आ गया था आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर आ गया था जो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी इन प्रिंसली स्टेट में। फिर SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी आ गई थी जो कि
स्टेब्लिश करी गई थी डीके कर्वे द्वारा। फिर लेटर इंस्टीट्यूशन जो जामिया मिया इस्लामिया आया था 1920 में, ओरिजिनली फाउंडेड इन द अलीगढ़ एंड लेटर शिफ्टेड टू दिल्ली, फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। अदर नोटेबल इंस्टीट्यूट है जैसे कि इंपेरियल जो है लाइब्रेरी है, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा करी गई थी। सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल है जो कि एनी बेसेंट द्वारा जो है बसाया गया था। फिर जो है वेटरनरी कॉलेज लाहौर, बॉम्बे, कलकत्ता यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यूजीसी ने क्वेश्चन उनकी लोकेशन से भी पूछा है कि जो रेड कॉलेज है वो लखनऊ में है, और फॉर्मन कॉलेज जो है लाहौर में है, और जो मोदी सेंट्रल कॉलेज है इलाहाबाद में है, एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है अलीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्री इंडिपेंडेंस थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन इन हायर एजुकेशन। यहाँ से अब क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। अब देखो शॉर्ट में प्री इंडिपेंडेंस के यहाँ पर लिख दिए हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है, देन अर्ली जो है आपके 1920s में एसएनडीटी, फिर पटना में बनी, फिर यहाँ पर आपकी बनी। तो ये एग्जैक्टली आया हुआ है, 2024 में कैंसिल हो गया था, बट एक क्वेश्चन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो है कोवरेड ये वगैरह हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है। ठीक है, और एडिशनल यूनिवर्सिटी के सीक्वेंस हम लोग जो है ये भी आप लोग ध्यान रख लो। ठीक है, ओके चलो अब एग्जैक्टली बात करते हैं हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉडीज है और माइलस्टोन्स है। ठीक है, इसमें एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, सारा जो एग्जैक्टली वहां पे लिखा हुआ है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस में लिखे होते हैं वो सब ऐड किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो फाउंडेशनल जो है पाथवे के बारे में बात करें तो यहाँ पर राधा कृष्ण कमीशन जो आया था उन्होंने 1948-99 में, इसमें यूजीसी एक्ट आया फिर 1957 में, और फर्स्ट जो नेशनल पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 1968 में आई थी। क्रोनोलॉजी याद रखो, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो AIU है, तो ओरिजिनली जो है ये IUV थी। ठीक है, ये 1925 में स्टैब्लिश की गई थी, उसके बाद जो है इसका नेम चेंज कर दिया गया था। इसके बाद इग्नो का जो स्टैब्लिशमेंट सीक्वेंस है वो भी पूछा जाता है कि पट्टा जो पार्थसारथी कमेटी है ये लेड बाय द इग्नो एक्ट एंड नोट वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद और को आपको क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस याद रखने हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, और इसके बाद जो है ICSSR, ICHR, ICPR, जो नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको क्रोनोलॉजी के फॉर्म में याद करना है, ये पूछा गया था। ठीक है, इनको भी देख लेना एक बार। इसके बाद की एजुकेशन इनसे काउंसिल और बॉडीज हैं जैसे कि AICTE है, अभी आगे नीचे भी और अच्छे से पता चल जाएगा आपको। NCERT है आपका, NCTE एक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये लिस्ट वगैरह जो है मैं आपको देने वाला हूँ ना, इनको बस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इस लिस्ट को पढ़िए। तो यहाँ पर यूजीसी है, यूजीसी का क्या फंक्शन है, फंडिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, स्टैंडर्ड करता है। AICTE टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन को देखता है, NCTE जो है वो टीचर एजुकेशन को देखता है, NAAC जो है वो एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन को देखता है, AIU जो है वो इक्वलेंस ऑफ डिग्री है, ICSSR जो है वो सोशल साइंस रिसर्च है, एंड देन ICHR जो हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात करता है, ICPR जो है वो फिलोसफिकल रिसर्च के बारे में बात करता है। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग, ये भी सब पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, अब ये यूजीसी एक्ट के अंदर जो है कौन कौन सी बॉडी बनी थी, ये बोर्ड ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके द्वारा जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद रेगुलेटरी लैंडमार्क में बात करें तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी उसमें। ठीक है, अब कुछ ओपन यूनिवर्सिटी है, उनकी कंप्लीट क्रोनोलॉजी जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर उन सबको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन जो ऑपरेशन जो ओपन यूनिवर्सिटी है फर्स्ट जनरेशन की, तो BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, ये हैदराबाद में 1982 में ओपन हुई थी। ठीक है, ओरिजिनली जो है आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हो, इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद इग्नो ओपन हुई थी जो कि इग्नो एक्ट के अंदर आई थी। ठीक है, और इसके बाद इनकी ये जो कमेटी है उनके उस पर बेस्ड थी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हुई थी बिहार में, फिर जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी फिर आई थी। सेकेंड जनरेशन में अगर बात करें तो हमारी यशवंत छावन जो है महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी आई थी। देन जो है मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी आई थी आपकी 1991 में। देन जो है कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आई थी आपकी 1996 में। थर्ड जनरेशन में बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी आपकी जो आई थी वेस्ट बंगाल में 1997 में। देन जो है आपका उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी आई थी 1999 में। सब में पीवाईक्यू ऑलरेडी आया हुआ है। अब वीडियो को पॉज करके ना एक बार ये लिस्ट को देख लो, लिस्ट को पढ़ लो, सबके पीवाईक्यू ऑलरेडी आए हुए हैं, बार बार यही रिपीट कर रहा है वो। ठीक है,
इसको भी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है। फिर हम लोग जो है 5 ईयर प्लान और उनकी कमेटी को देखेंगे। चलिए 5 ईयर प्लान और कमेटी को देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था आपका, उसमें ऑटोनोमस जो है वो कॉलेज वेयर इंट्रोड्यूस करा गया था फर्स्ट टाइम पे। ध्यान रखना है, जो ऑटोनोमस कॉलेज है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। फोकस करा गया था एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट और बेसिक एजुकेशन पे, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें स्ट्रेंथन करा गया था यूजीसी को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली। और इसमें की कमेटी जो थी न्यू यूनिवर्सिटी कमेटी, रूरल हायर एजुकेशन कमेटी और 3 ईयर डिग्री कोर्सेज जो है वो कमेटी, और जो आपका मोफिसिल कॉलेज डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन आया था, बट ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। बट ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। थर्ड ईयर जो 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसमें करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के बारे में बात करें, इंट्रोड्यूस किए गए थे डिस्टेंस लर्निंग के, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जो है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का किया गया था। नाउ अब वो जो है एनआईटीज है, एंड फोकस करा गया था टेक्निकल एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एग्जामिनेशन पे, रिसर्च यूनिट पे। इसके बाद आता है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें स्ट्रेंथन करा गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एंड टीचर एजुकेशन को एंड वुमेन एजुकेशन को, ठीक है। बाकी सबको भी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ताकि आपका जो है एग्जाम में छूटे ना, क्योंकि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे भी आ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अब हम लोग थोड़ी सी स्पीड में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ एक ना एक बार तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, यहाँ पर बस आपका रिवीजन होगा सारी चीजें, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसका प्रिंट जरूर निकलवा लेना। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आपके लोगों की रिक्वेस्ट पर ही इसका 499 रुपीज रखा है। 499 रुपीज देकर आप लोगों को जेआरएफ मिलेगा, जिसमें आपकी 40,000 रुपए से ज्यादा इनकम मिलने वाली है आपको। आप ये समझो कि ये आपके सामने कुछ नहीं है, आप लोगों ने हजारों हजार रुपए कोर्सों में दे दिए होंगे, ठीक है। बट लेकिन आपका ये जो है ना, ये यहाँ पर जिस लेवल का यहाँ नोट्स मैंने बनाया, 3 महीने की जो मेहनत लगाई है इसमें, ये आपके लिए वर्थ इट होगा। आपने खुद आपको समझ में आ गया होगा अभी तक पढ़ के, जो जिस पॉइंट में जो बता रहा हूँ ना, ये आपको आपकी जो पेड बुक्स वगैरह है, आपको जो मार्केट में जो इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो भी तक जो है आपको इस लेवल के प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो आई होप जो है आप लोगों को ये नोट्स जो है पसंद आ रहे होंगे। चलिए अब मेजर कमीशन के बारे में बात करते हैं। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट में मेजर कमीशन आए थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था राधा कृष्णन जी का, जो कि 1948 से 49 तक में इन्होंने की रिकमेंडेशन क्या दी थी कि जो 3 साल का जो है डिग्री का कोर्स होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रेच ऑन रिसर्च एंड स्टूडेंट वेलफेयर पे फोकस करा था इन्होंने, और एस्टेब्लिश करा गया था यूजीसी, जिसके कारण जो है जिसी का ही एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ की, ओके। तो वही जो यूजीसी कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब एस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी। कंसेप्ट ऑफ जो रूरल यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने ही दिया था। टीचर रोल एज अ नेशनल बिल्डर, टीचर का जो रोल होता है वो नेशनल बिल्डर की तरह होता है, ये इन्होंने ही बोला था, यही कमेटी ने बोला था। इसके बाद जो है सेकेंड एजुकेशन कमेटी आई थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, जो कि मुद्देलियर कमेटी भी कहा जाता है इनको। तो इन्होंने की पॉइंट क्या बोला था, ये बोला था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कोर्स किया जाए, ट्रेनिंग फॉर द प्रोडक्टिव सिटीजनशिप करी जाए, और जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा जाए, और फाउंडेशन वो करवाया जाए फॉर 10+2 के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन आता है, जो कि कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना, ठीक है। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने बोला था कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए एजुकेशन पे 6% ऑफ नेशनल इनकम का, और रिप्लेस करा था जो पिरामिडियल स्ट्रक्चर है विद इन द फ्लैट स्ट्रक्चर, एंड जो है कॉमन स्कूल जो सिस्टम है उसके बारे में इन्होंने बोला था, एंड जो साइंस एजुकेशन है, वोकेशनलाइजेशन और 10 ईयर यूनिवर्सल स्कूलिंग जो है उसके बारे में बताया था। और इनका एक फेमस कोट है इस कमीशन का, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। तो जो उनके जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के क्लासरूम में जो है वो इंडिया की डेस्टिनी डिसाइड होती है, वहीं पे शेप्ड होती है, ठीक है। रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग द यूजीसी को और स्ट्रेंथ करा जाए, ये इन्होंने बोला था। तो यूजीसी की फेवरेट है, क्योंकि यूजीसी को पावर यहीं से मिली थी। इसके बाद आता है नेशनल कमीशन ऑन टीचर, ये चट्टोपाध्याय कमीशन भी आप बोल सकते हो। ये टीचर एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज इन्होंने ही कहा था, इसी में ही की पॉइंट से इसके। और प्रोफेशनल ऑटोनॉमी इंक्रीज करा जाए, इंक्रीज करा जाए ट्रेनिंग ड्यूरेशन एंड एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज को, ठीक है। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो ये जो आपका 1968 में आया था। सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट एनपीई है इन इंडिपेंडेंट इंडिया में, बेस्ड ऑन द कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन के जो है बेसिस पे ये जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना,
ये कोठारी कमीशन इसके बेसिस पे आई थी, इन्होंने जो रिकमेंड दिया था उन्हीं के बेसिस पे ये आपको देखने को मिले। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो फर्स्ट एनईपी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में ये आई थी, और इसमें जो है फोकस करा गया था कि 6% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर किया जाएगा ऑन इक्वलिटी और नेशनल इंटेग्रेशन और साइंस एजुकेशन पे। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आई थी वो 1986 की। तो इसमें क्या करा गया था, एडिशन क्या करा गया था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है और नवोदय विद्यालय ये सब बनाए गए थे, और एडल्ट एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया था। इसके बाद जो नेशनल एजुकेशन कमीशन आता है आपका 2005 का, उसने वो रिकमेंड करता है कि क्रिएट करा जाए जो 50 नेशनल यूनिवर्सिटी है, और रिफॉर्म करा जाए रेगुलेटर को, रिफॉर्म रेगुलेटर बनाया जाए, एंड प्रमोट करा जाए इनोवेशन को और आईसीटी को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को, एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशनल बनाए जाए। ठीक है, फिर जो आती है आपकी जो गना नाम जो कमेटी है वो आती है 2005 में, जिसमें फोकस करने के लिए बोला जाता है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, एकेडमिक ऑडिट एंड जो है टीचर एवेल्युएशन रिफॉर्म पे। ठीक है, और इसके बाद यशपाल कमेटी रिपोर्ट आती है जो कि रिकमेंड करती है कि स्टॉप फ्रेगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड इंप्रूव क्वालिटी एंड लिबरल आर्ट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग होना चाहिए, एंड प्रपोज करा था जो नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये सब इनको करा था। इसके बाद पीएन सप्रू कमेटी आती है आपकी, जो कि पहले आ चुकी होती थी, इन्होंने सजेशन करा था शिफ्ट हायर एजुकेशन टू करंट कॉन्करेंट लिस्ट में जो है हायर एजुकेशन को जो है शिफ्ट कर दिया जाए। सर्जेंट प्लांट आया था जिसमें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी के लिए बोला गया था। इसके बाद क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, मुदलियार आया था, फिर राधा कृष्णन कमेटी आई थी, फिर कोठारी कमीशन आए थे, फिर चट्टोपाध्याय आए थे, फिर जो है गणानाम आई थी, फिर देन एनकेसी आई थी, देन यशपाल कमेटी आई थी। तो ये ध्यान रखो, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। इसके अलावा और जानना है आपको कॉलोनियल एरा में जो है अर्ली मॉडर्न इंस्टीट्यूट, इनकी क्रोनोलॉजी एक बार आपने याद कर ली तो बस आपका काम हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर संस्कृत कॉलेज, संस्कृत या ओरिएंटेशन सीक्वेंस के बारे में बात करें, संस्कृत कॉलेज आया था, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, फिर संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, फिर एंग्लो वैदिक कॉलेज, हिंदू कॉलेज। एक बार इनको रट लो, ये पीवाईक्यू में आया हुआ, दो बार आया हुआ है। फिर जो है जनरल सीक्वेंस के बारे में आता है, रुड़की सिविल इंजीनियरिंग में रहता है, एसटी शेवियर कलकत्ता, राजकुमार कॉलेज, एंड जो है सेंट स्टीफन कॉलेज एंड दिल्ली, बंगाल नेशनल टीच। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रख लेना। बाकी मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, यहाँ उसकी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे सीक्वेंस में आपको बता दूंगा, क्योंकि यूजीसी के फेवरेट होता है सीक्वेंस। वो सीक्वेंस से क्वेश्चन आना है, हर बार आएगा, इस बार भी आएगा। ठीक है, मिशनरी सोसाइटी के बारे में बात करें तो वो कैम्ब्रिज मिशन एक्टिव इन नॉर्थ इंडिया, एंड एक्ट ऑफ द जो है इनकॉर्पोरेशन सेटअप है कलकत्ता, मुंबई और आपका मद्रास। ठीक है, चलो अब कुछ डेफिनेशन, लोकेशन और इंडिकेटर स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि टर्शरी एजुकेशन के बारे में पूछा गया था, तो ये सिनोनिम्स है ऑफ द पोस्ट सेकेंडरी का और हायर एजुकेशन का। इसके बाद ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि कवर करा जाता है इसमें जो 18 से 23 साल के जो एज के ग्रुप के लोग होते हैं उनका कितना एनरोलमेंट हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी टाइप एंड गवर्नेंस के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इसका विजिटर होते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, जो कि सेक्शन 3 के अंदर आती हैं यूजीसी एक्ट के अंदर, एंड रिक्वायरमेंट होता है 20 ईयर का एक्सपीरियंस, एंड 5 पीजी डिपार्टमेंट होते हैं, 100+ टीचर हो वहां पर, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट हो, और 1:1:20 का रेशियो, मतलब 20 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए आपका, तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है एग्जांपल जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख ली होंगी। और गवर्नेंस जो होता है इसमें जो बीसी इज एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब कि जो वाइस चांसलर होते हैं वहां के, और जो है होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड टीचर, एंड फंक्शन क्या होता है इसमें टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ये सारा ही रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड हमारी फास्ट चलेगी तो आप लोग उसके हिसाब से अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। चाहिए कुछ स्टैटिस्टिक आप ध्यान रखो कि हाईएस्ट यूनिवर्सिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, लोएस्ट मिजोरम में देखने को मिलेगी, हाईएस्ट ग्रोस एनरोलमेंट रेशो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, लोएस्ट ग्रोस एनरोलमेंट रेशो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, एंड जो है एनरोलमेंट आर्ट्स में जो है सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होता है ऑब्वियसली। देन जो है स्कीम एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करें, ओपन यूनिवर्सिटी जो है कि फर्स्ट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, फिर ये जो है इसका क्रोनोलॉजी पूरी आप लोग ध्यान रख लो, और वीडियो को पॉज करके एक बार ये टेबल देख लेना, इस टेबल को भी देख लो क्योंकि ये क्रोनोलॉजी आपको पूछ सकता है। ठीक है, वो सब पीवाईक्यू में आया हुआ है। इसके बाद कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, बट इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं।
इन सबको मैंने मर्ज कर दिया। यूजीसी जो है वो 1956 में आया था और स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करती है, स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड करवाती है, ग्रांट एंड कंट्रोल करती है, क्वालिटी को, ऑटोनॉमी को स्टैंडर्ड करती है अंडर द सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत कर रहा था। रेगुलेट करता है ये जो है टेक्निकल एजुकेशन को। एनसीटी है रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन को, ठीक है। रीजनल ऑफिसेज आपके जो है जयपुर, बंगाल, भुवनेश्वर, भोपाल वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। नाक जो है वो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, ठीक है। AIU जो है ये हम लोगों ने देख लेते हैं। NCERT जो है अपेक्स स्कूल बॉडी है। नेपा है जो एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा। इग्नो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि पार्थ सारथी जो है कमेटी के द्वारा बनी थी। रिसर्च काउंसिल जो है ये आपका सीक्वेंस ध्यान रख लेना। अदर बॉडी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड कमीशन, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज अभी हम लोग ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप देख लो, क्योंकि ये पीवाईक्यू में बार बार आया हुआ है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ फैक्ट दिख रहा होगा। बट उससे हमारे लिए अच्छा ही है कि हमको वो फैक्ट जो हो रहा है वो याद हो जा रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि यूजीसी किस तरीके से सेम ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, मेजर कमीशन एंड एक्ट, तो थोड़ा सा कमीशन फिर से ये देख लो आप लोग। जैसे कि इंटर कमीशन हो गया, ये हम लोग वैसे ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल आप में देखोगे। कर्जन यूनिवर्सिटी रिफॉर्म हुआ था, सरकार कमेटी आई थी। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ते आओ। कोटारी कमीशन, ये सब हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। आउटकम ऑफ जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन, तो इंग्लिश एजुकेशन का आउटकम क्या रहे? राइज ऑफ सोशल जो है कॉन्शियसनेस हुआ, एम्फेसाइज करा गया जो है मटेरियल जो है प्रॉस्पेरिटी पे, जो है इक्विटेंस जो है विद द वेस्टर्न लिटरेचर, ये सब चीज आई थी। देन इंजीनियरिंग कॉलेज बने, इंपोर्टेंट ऑफ कॉलेज जो है वो आपको रुड़की में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अथॉरिटी एंटिटी और उनके साथ में कौन सा कमीशन आया था वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है रेली आए थे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे BV हंटर आए थे, ठीक है। कौन कौन से फिगर थे उनके समकालीन, ठीक है। विलियम बेंटिंग के टाइम में थॉमस जो है, बेविंगटन, मैकॉले आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उस टाइम पे जो है अगर बात करो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर इसके बाद पॉलिसी प्लानिंग एंड करेंट इशू क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल में पॉलिसी जो है पॉलिसी का फोकस क्या है? जो आपके 21 जो सेंचुरी है उसका फोकस, प्राइमरी फोकस क्या है? हायर एजुकेशन शुड भी जो है वो एक्सेस, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी उसमें होना चाहिए। एजुकेशन एज जो है कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दी गई थी बाय द 1976 में, ठीक है। मीनिंगफुल पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। 4th 5 ईयर प्लान जो था उसमें फोकस करा गया था टेक्निकल एजुकेशन में और इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के बारे में बात करी थी। हायर एजुकेशन एज अ नॉट वेरी गुड के बारे में बात करी गई है। इसके बाद जो है, और वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है, इसको पढ़ लो आप लोग। प्रॉब्लम हायर एजुकेशन में क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्पस ऑफ नेट क्या है? इंश्योर करता है मेरिट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर बाय द सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द एंट्री, ओके। प्रोग्राम आउटकम्स वगैरह ये देख लेना, ठीक है। ये सब आप लोग नोट से पढ़ लेना, ठीक है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके जो ईयर्स वगैरह है आप लोग देख लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद स्किल एंड जो है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। रिसर्च एंड नॉलेज जो है ये देख लो। ICT एंड डाटा ट्रांसमिशन मोड से जो है वो आ जाता है क्वेश्चन। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और जो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? डाटा कैन ओनली बी सेंड और रिसीव, ये थोड़ा ICT में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस का जो है आपका B वाला पार्ट जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, बस उसी को बार बार रटते जाना, यहीं से आपका बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब वीडियो को पॉज करिए, अभी तक जितने भी चीजें, जितने भी कमीशन, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं एक रफ पेज में लिखिए, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग जो है वो अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन पता है ऐसे नहीं चलेगा, उसके बाद आपको कमेंट भी करना है आप लोग को कि कितने लोग जो है कमेंट करके बताते हैं और आप में से, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग अच्छे से इसको याद भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी टाइप ऑफ लर्निंग प्रोग्राम अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए। ओके, आई होप आप लोगों ने पॉज कर दिया होगा। अब कमेंट करके बताना कि आपको कितने % चीजें याद आई हैं। ओके, थोड़ा सा पहले से आपका IQ थोड़ा सा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आपका रिमेम्बरिंग पावर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बताना जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए इसके बाद टाइप ऑफ लर्निंग एंड प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। मैं जो शॉर्ट नोट है उसको एक साथ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट जो आखिरी में हमारे 10 पेज के नोट्स है उसको एक साथ बाकी के कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा और फास्ट जाऊंगा, अब आप लोगों को सामने देख के जो है पढ़ते जाना है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट होता है जो आपका ओरिएंटल और जो कन्वेंशनल लर्निंग होती है,
ओरिएंटल और जो कन्वेंशनल लर्निंग होती है, ओरिएंटल लर्निंग में क्या होता है कि जो द ओरिएंटल रेफर टू द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड फोकसिंग ऑन द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज या नॉलेज के बारे में, संस्कृत एंड ट्रेडिशनल फिलोसफीज एंड एंशिएंट टेक्स्ट, लैंग्वेज, कल्चर एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी सपोर्ट में क्या होता है, जो लॉर्ड ऑकलैंड थे ये इन्होंने गारंटी करा था टू मेंटेनेंस ऑफ ओरिएंटल कॉलेज एंड पब्लिकेशन इन द ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है, की फिगर इसके बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करा। लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने एम्फेसाइज करा था कंट्रोल एंड रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन पे। ठीक है, तो जो ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशन थे इसमें एशियाटिक सोसाइटी थी जो कि 15 जनवरी को बनी थी, मद्रास संस्कृत कॉलेज था और आपका मेडिकल सोसाइटी थी। ठीक है, इसके बाद कन्वेंशनल एजुकेशन में जो स्ट्रक्चर इसका कैसा था, बेस्ड ऑन द फिक्स टाइम क्लास होती थी, फिक्स करिकुलम होता था, कंपास बेस्ड जो है वो टीचिंग लर्निंग होती थी। नेचर क्या था, टीचर सेंट्रिक जो है विद रिजिड स्ट्रक्चर देखने को मिला था, नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं था। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल जो होती है, नॉन कन्वेंशनल ओपन और सिस्टम डिजाइन जो होती है। ओपन यूनिवर्सिटी में जो है या डिस्टेंस एजुकेशन में इनोवेटिंग टीचिंग लर्निंग मेथड हुआ करती थी। फ्लेक्सिबल एडमिशन जो है वो या करिकुलम और इवैल्यूएशन होता था। यूज ऑफ मॉडर्न का जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। ठीक है, बाकी चॉइस वाइज जो है क्रेडिट सिस्टम हुआ करता था, सीबीसीएस जो होता था, फ्लेक्सिबल बेस ऑफ लर्निंग होती थी। इसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, सिस्टम डिजाइन प्रोविजन किया गया था, जिसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन दिया गया था। मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग करी गई थी। फेजिंग आउट और सिंगल स्ट्रीम जो है इसमें हायर एजुकेशन में करा गया था। अलाउंग द एक्रेडिट ओडी और ऑनलाइन डिग्री, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है, मीनिंग एंड नेचर के बारे में बात करें तो स्किल आर दो लर्न बेटर व्हेन द प्रैक्टिस्ड इन द रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये एग्जैक्टली कीवर्ड आया हुआ है आपके, उसमें ध्यान रखना। समवे इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लो एक बार कि स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर द वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। इसके बाद जो है और इनका जो है आप लोग कंपैरिजन देख लो कि ओरिएंटल्स में जो है संस्कृत क्लासिकल फिलोसफीज वगैरह आती हैं। कन्वेंशनल में ऑन कैंपस फिक्स शेड्यूल और टीचर सेंट्रिक होता है ये। नॉन कन्वेंशनल में फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डिस्टेंस फ्रेंडली होता है। ओपन में जो है फ्लेक्सिबल एडमिशन होते हैं, करिकुलम इवैल्यूएशन होता है। सिस्टम डिजाइन में न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी होती है उसमें रिफॉर्म जो किए गए तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। कोर कंसेप्ट और आउटकम असेसमेंट के बारे में बात करें, प्रोग्राम, ये सारी चीजें वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग पढ़ लो या तो नोट से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो तो ये वाला सिलेबस का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो स्टेचुटरी और प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें इनके बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो अभी हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन और इकोसिस्टम बॉडी, इनको भी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, स्कीम में आपका जो है रूसा था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो फोकस करा था इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पे। ठीक है, देन जो है क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है आपकी, पब्लिक रिसर्च फंडिंग एजेंसी है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, इनोवेशन सेल है आपका, एस्टेब्लिश किया गया था 18 में। ठीक है, पर्पस क्या था, प्रमोट करना इनोवेशन इंटरप्राइज को। जो देन आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है आपका, स्किल एंड वोकेशनल एंड मीडिया एंड परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूशन है। ओके, नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा है न्यू दिल्ली। और देन वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ लीजिए एकदम। BA मिशन हो गया, एकदम विद्यांजलि हो गया। ठीक है, और नॉलेज जनान हो गया और ईशान उदय हो गया। तो ये सब PYQ में आया हुआ है, एक बार देख लो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, गेनिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड रेमेडियल क्लास एंड ट्रेनिंग इन स्कॉलरशिप। वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए, जो वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात करें, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया था, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड नेशनल जो है क्वालिफिकेशन सिस्टम था, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की बात करी गई थी। लेवल 8 में जो है इक्विवेलेंट हुआ करता था मास्टर डिग्री के। ठीक है, इसके बाद जो है कम्युनिटी जो कॉलेज है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, यूजीसी का, प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना विद इन द हायर एजुकेशन, मेक हायर एजुकेशन कम्युनिटी रिलेवेंट एंड इंश्योर वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ लो। जो आपका वोकेशनल एजुकेशन हुआ करता था, इसका एम क्या हुआ करता था, प्रिपेयर करना स्टूडेंट को फॉर अ वोकेशनल कंबाइंड विद अ जनरल एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद जो आपकी लाइफ स्किल एजुकेशन है, जिसमें WHO का फ्रेमवर्क है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये केरला सेट में आया है, इसको एक बार देख लेना।
इसके बाद बात करते हैं जो आपका डीप इंटीग्रेशन किया गया है यहाँ पर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन का। जो नेशनल बोर्ड जो है एक्रेडिटेशन है आपका, एस्टेब्लिश किया गया था बाय AICTE, तो ये आपके जेके सेट में आया हुआ है। इसके बाद जो है इसका रूल क्या है, रूल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी हो जाएगा वो तो, ठीक है, तो इसको देख लेना। इसके बाद स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड टीचर डेवलपमेंट, इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज में बात करें तो फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला यूनिवर्सिटी है ऑफ द डिजिटल साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी। एंड जो फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी है आपकी इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में देखने को मिलेगी। UGC, ACS, HRDC, इसका रोल क्या रहता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचर एंड रीनेम एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। एंड देन हायर एजुकेशन मैट्रिक वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ प्रोफेशन हायर एजुकेशन, जो आपके 28 से लेकर 23 से होते हैं। अगर आप लोग देखा जाए तो ये कैसे निकलता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, तो टोटल जो है हायर एजुकेशन में कितना एनरोलमेंट हुआ है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 8 से 23 साल के ईयर में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वैल्यूज एट द डिफरेंट लेवल ऑफ हायर एजुकेशन, पर्सनल जो है पर्सनल लेवल पे बिहेवियर और एथिक्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। प्रोफेशनल लेवल पे डेमोक्रेटिक फंक्शनल और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात होती है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज विद इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सोसाइटी लेवल पे वैल्यू शेपिंग द सोसाइटल एंड हायर एजुकेशन इंटरेक्शन के बारे में बात होती है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके आई होप आप लोगों ने जो है फिर से जो है लिख लिया होगा कि कितनी सारी चीजें आपको याद आ रही है, कितनी नहीं याद आ रही है। नहीं लिखा तो फिर से पॉज करके लिख लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। चलो एक एक करके बात करते हैं। जो आपकी NEP 2020 है जो कि ओरिएंटेशन टुवर्ड द वैल्यू एजुकेशन, तो वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करती है। इसमें इंटीग्रेशन क्या किया जाता है, इंटीग्रेट द वैल्यू एजुकेशन फॉर द होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाती है। होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें करिकुलम क्या क्या है, प्रमोट करा जाता है इंटीग्रेशन को ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड स्टेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एट द UG लेवल पर। एंड फोकस करा जाता है, एम्फेसाइज करा जाएगा ऑन एथिक्स, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज किस चीज का किया गया है, अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, शांति, पीस, धर्म, राइटियसनेस और कंडक्ट का, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वैल्यू एजुकेशन से चेयरपर्सन इसके कौन थे, SV चरण थे। ऑन 5 यूनिवर्सल वैल्यूज जो इसमें ऐड करी गई है वो ट्रूथ, राइटियसनेस, कंडक्ट, पीस, लव, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। और इससे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद जो सोशल वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, इन सबको जो है वैल्यू एजुकेशन में आती है आपके, और सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। सोशल वैल्यूज और आपका स्पिरिचुअल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज। आप देख रहे हो कि ऊपर से अभी तक आप जो पढ़कर आए हो ना, ये वैल्यूज वगैरह पे जो है ना कमिटियां ज्यादा फोकस कर रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है UGC भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो ध्यान रखो। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है वैल्यूज का, तो यहाँ पर फोस्टर करना रिस्पॉन्सिबल एंड जो है कोऑपरेटिव सिटीजनशिप को, प्रमोट करना डेमोक्रेटिक बिहेवियर को, एंड जो है रिस्पेक्ट करना डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी को, एंड डेवलप करना फिजिकल एंड इमोशनल एंड मेंटल स्पिरिचुअल को, ठीक है। देन की फोकस एरिया क्या है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस जो है इसका आपको देखने को मिलेगा। एंड देन नेशनल कोहेजन एंड सिटीजनशिप एंड जो है मोरल एंड एथिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट पर्पस क्या है इसका, एजुकेशन इज द बेस्ट स्टैंडर्ड बाय द कंसर्न फॉर द ह्यूमन वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका प्रोसेस एंड मेथड इन वैल्यू एजुकेशन, तो प्रोसेस क्या होती है, इसका करेक्ट ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता है कि सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे इश्यू को, फिर सजेस्ट करेंगे अल्टरनेटिव को, फिर कंसीडर करेंगे सीक्वेंस को, फिर एक्सप्रेसिंग करेंगे फीलिंग को, एंड देन मेक अ चॉइस, उसके बाद चॉइस जो है वो बनाएंगे। एडवांस स्टेज क्या है इसकी, वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू द इंटीग्रेशन इज द मोस्ट एडवांस स्टेज है इसकी, ठीक है। बेस्ट पेडागोगिकल जो है मेथड क्या है इसकी, मेंटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द सेशन और ऑन वैल्यू,
और स्कोप क्या है इसका, मस्ट बी द टॉट इन द इंडिविजुअल लेवल पे इसको सिखाया जाए, क्लासरूम लेवल पे सिखाया जाए, स्कूल और कॉलेज लेवल पे सिखाया जाए, और जो है कम्युनिटी लेवल पर इंप्रूव करा जाए। सेकुलर और मोरल एजुकेशन, मीनिंग क्या है, मोरल प्रिंसिपल इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिलीजन, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलीजन, एंड जो है कैरेक्टर कंबाइन सोशल सॉरी और कैरेक्टर क्या है, कंबाइंड सोशल एंड ह्यूमैनिटी डिवाइन एस्पेक्ट को जो है कंबाइन करा गया, फोकस किया गया ऑन यूनिवर्सल एथिक्स एंड एप्लीकेबल है टू ऑल सिटीजन। मेटाकॉग्निशन जो है फॉर द वैल्यू एनवायरमेंट एजुकेशन, जिसमें की स्किल प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन सिखाया जाएगा। दिस विल हेल्प टू रेगुलेट थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन बिहेवियर, ठीक है। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन में को कंसेप्ट, स्कोप एंड लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। पर्पस और अवेयरनेस में टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, ये सब के बारे में बोला गया है। असर्शन और रीजन में आ सकता है, जैसे असर्शन देगा कि एनवायरमेंट जो है वो प्रमोट करता है अवेयरनेस, एनालिसिस और सस्टेनेबिलिटी को, ये ट्रू है। रीजन क्या हो सकता है, टेक्निकल जो है ट्रेनिंग अलोन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। लीगल फ्रेमवर्क, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है नोन फॉर द अम्ब्रेला एक्ट, अलाउ द सिटीजन फाइल द केस अगेंस्ट द वायलेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट अवेयरनेस, एनवायरमेंटल नॉलेज, और ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इसके बाद जो है एनवायरमेंटल पर्सनालिटीज जो है, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था पीपल एंड डेवलपमेंट में, उसमें देख लेना। चलिए अब आता है आपका पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अब ये लास्ट पार्ट रहेगा शायद, एक बार वो देख लेते हैं और कौन कौन से टॉपिक है हमारे। इसके बाद हाँ, तो ये लास्ट रहेगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग जो है अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो इंडिया में की जो ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी आफ्टर द जो है 1968 और 1986, ठीक है। ड्राफ्टेड बाय द किसके द्वारा, के कस्तूरी रंजन जी द्वारा, इनका नाम याद रखो, इनके द्वारा जो है वो ड्राफ्ट करी गई थी। गाइडिंग पिलर्स क्या है इसमें, एक्सेस, 5 पिलर को ध्यान रखना है, एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ए, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी नहीं, सॉरी, पहला क्या है आपका एक्सेस, इक्वलिटी, आपका क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो ये ध्यान रखो, ये पिलर है, 5 पिलर के बेसिस पे ही जो है ये चला जाएगा। इसका टारगेट एम क्या है, बिल्ड करना ग्लोबल सिटीजन एंड रेज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 35 तक 50% ले जाना है, ओके। की स्ट्रक्चर और रिफॉर्म क्या करा गया, होलिस्टिक एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया गया, फोकस करा गया होलिस्टिक एजुकेशन पे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे, कंबाइन जो है करा गया स्पेशलाइजेशन विद द ब्रॉड बेस्ड लर्निंग को, ठीक है। इसके बाद जो है करिकुलम इंटीग्रेशन किया गया आपका, इसमें प्रमोट करा गया इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज को एंड विद द स्टेम एट द यूजी लेवल पे, ओके। इसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट करा गया इसमें, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इंटरडिसिप्लिनरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है, एबीसी यहाँ पर करा गया। इंस्टीट्यूशनल जो है आर्किटेक्चर बनाया गया, इन्विसाज किया गया लार्ज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, एरिडिस्टिक बाय द जो है 2030। देन अफिलिएशन सिस्टम जो है वो लाया गया, ठीक है, ओके। देन जो है ओडीएल ऑनलाइन सिस्टम जो है वो देखा गया, एक्रेडिटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आर परमिटेड टू रन ओडीएल जो है या ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह रन कर सकते हैं। पार्टनरशिप इनकरेज करा गया प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट पार्टनरशिप को, ठीक है, पीपीपी मॉडल को। टीचर एंड रेगुलेटरी फोकस के बारे में बात करें तो रोल ऑफ टीचर जो है, टीचर आर टू बी द सेंट्रल ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म। 21st सेंचुरी के टीचर मस्ट बी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द हॉट यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग रैंकिंग स्किल एंड यूजेस डिजिटल रिसोर्सेज एंड यूज एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये सब पे अभी तक आए हुए हैं, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं जिनको आप ChatGPT पे सर्च करके कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो प्रीवियस हमारी पॉलिसीज थी उसमें मॉडिफिकेशन, इट वाज द मॉडिफाई इन द 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसमें कंट्रीब्यूशन करा था ओपन यूनिवर्सिटी एंड जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह आया था, ठीक है। इसके बाद क्लासिकल जो है कमिटी, कमीशन एंड कमिटीज, वुड डिस्पैच हम लोग देख लिए, अंडर कमीशन, ये सब जो है हमारा थोड़ा रिपीट हो गया है।
एक बार ये इनको भी देख लेना, सेकेंडरी एजुकेशन ये रिपीट हो गए हमारे, यशपाल कमेटी शायद ऊपर हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, एक बार इसको नोट से पढ़ लेना, ठीक है। कुछ आर्टिकल जो रिलेटेड है आपके, आर्टिकल 50, आर्टिकल 21 है आपका, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, उसमें आपको ध्यान रखना है डिजिटल इनिशिएटिव। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी आए हैं, जैसे आपका जो है यूजीसी, अभी यूजीसी है ना, यूजीसी चेंज होने वाला है, अभी आपका जो एग्जाम है ये यूजीसी करवाता है, उसके बाद जो है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, तो ये चेंज होने वाला है बहुत जल्दी, और इसके सिस्टम भी होगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी आ सकती है, तो ये सारी चीज अभी चल रही है ना, तो इसलिए हो सके तो इस बार और अगली बार निकाल लो, दिसंबर से अगले साल से चेंज हो जाएगा यूजीसी, तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है, आप लोग को देख रहे होंगे, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इनॉर्गेशन की बात करें, यूजीसी कब बना था, तो आपका जो है 1953 में बना था, ये एक स्टेचुटरी बॉडी बनी थी, बाय द एक्ट बने था ऑफ द पार्लियामेंट, एंड मैंडेट क्या है इसमें, सेट अ मिनिमल स्टैंडर्ड एंड फ्रेम रेगुलेशन, इंश्योर द क्वालिटी एंड रैंक इंस्टीट्यूशन, जो है क्वालिटी किसके द्वारा जो है इंश्योर करी जाती है, नाग के द्वारा, और रैंक इंस्टीट्यूशन NIRF के द्वारा, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना चेयरपर्सन की, पहले जो है माधुरी आर शाह थी, फिर यशपाल थे, देन मनमोहन सिंह थे, देन राम रेड्डी थे, देन जो है MATS देसाई थे। देखो यूजीसी का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको उसके बारे में तो ये सारे फैक्ट पता होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात होती है, रिकमेंडेशन फोकस ऑन द जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे करा जाता था। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फोकस डेवलपमेंट अगर बात करें तो फॉर्मर यूजीसी और ASC जो है रिनेम करा गया था, फिर देन नाउ आपको मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर देखने को मिलेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन अभी काफी न्यूज में रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ये सिंगल ओवर जो है रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी है विद द 4 इंडिपेंडेंट वेराइटीज वर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से इसमें देखने को मिलेंगे आपको, NHERC, NSE, और जो आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, और जनरल एजुकेशन काउंसिल है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इनका फंक्शन क्या होता है, कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर, एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड फ्रेम ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी हम लोग देख चुके हैं। डिजिटल इनिशिएटिव अब सुपर इंपोर्टेंट, स्वयं प्रभा से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी जो न्यू चैनल बने हुए हैं उससे आपको जो है याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव जो स्वयं है, पहले पुराने देख लेते हैं PYQ में क्या आया हुआ है। देखो जो स्वयं कोर्सेस हैं, स्ट्रक्चर है, ये बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, वीक एंड वीडियो आवर्स पे बेसिस पर है। नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो UGC है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब ये सब 24 में ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि चैनल नंबर 1 जो है उसको क्या बोला जाता है, चैनल नंबर 5 को क्या बोला जाता है, ठीक है, 6 को क्या बोला जाता है, और उसके कोऑर्डिनेटर कौन है, ये कोऑर्डिनेटर भी पूछ लेता है, ठीक है। उनकी यूनिवर्सिटी वगैरह कौन कौन सी है वो भी पूछ लेता है। हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, तो ये स्वयं प्रभा की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो ये स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ये सारे जो है पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़िए, किसी और की PDF वगैरह में देखिए। मैंने यहीं से निकाल के अभी मैं आपको थोड़ा सा निमोनिक से भी याद करवाने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपको चैनल दिख रहा है ना, यहाँ पे चैनल नंबर 1, ये संस्कार है इसका नाम, फिर उसके बाद संवाहक है, फिर कौटिल्य है, फिर आर्यभट्ट है, फिर स्पंदन है, फिर दक्ष है, फिर व्यास है, और आत्मज्ञान है। इसके बाद से बाकी जो सेम पहले जैसे है वैसे ही रहे हैं, और ये जो रहेंगे आपके 16 तक बिल्कुल सेम ही रहेंगे। फिर उसके बाद जो IIT वगैरह के ये सब जो है ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको ये 8 याद रखने हैं, ठीक है। 8 ये किससे रिलेटेड है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको चला रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है बस। ये सब वगैरह इतना काम का नहीं है, ठीक है, इतना काम का ये नहीं है, बट लेकिन ये याद रखना है आपको, NSE ऑर्गेनाइजेशन और ये सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे उसमें हायर एजुकेशन के चैनल देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो 8 है ना, ये 8 के नाम याद करवाने हैं, वो मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ ट्रिक से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पर देखो, ये पहले ओल्ड चैनल थे, ओल्ड जो PYQ में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 जो थे ये CSE पहले हैंडल करता था, बट अब यहाँ पर ना नाम चेंज हो गया है। इसका पहले का नाम हो गया संस्कार, फिर सेकंड का हो गया संवाहक, फिर उसका हो गया कौटिल्य, देन 4th नंबर पे हो गया आर्यभट्ट, देन हो गया स्पंदन, दक्ष, एंड देन व्यास, एंड फिर आत्मज्ञान 8वें नंबर का, ठीक है। तो चलो इन 8 को याद करते हैं। एक स्टोरी है, इसको मैं सुना रहा हूँ, इसको आप लोग को 5 बार बोलना है, ठीक है। पहले ध्यान रखो,
स्टोरी क्या है? संस्कार से बना हुआ संवाहक, संस्कार से बना हुआ संवाहक वह कौटिल्य जैसा बुद्धिमान और आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक जिसके अंदर है स्पंदन, वह दक्ष बनता है और फिर व्यास जैसा ज्ञानी बनता है और अंत में आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अब ये देखो कितना सीक्वेंस में ये स्टोरी बनी हुई है और इसी सीक्वेंस में आपको आपके चैनल भी देखने को मिल जाएंगे। संस्कार से बना हुआ संवाहक और वह कौटिल्य जैसा बुद्धिमान और आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक जिसके अंदर स्पंदन है, वह दक्ष बनता है, फिर व्यास जैसा ज्ञानी बनता है और अंत में उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो बस इसी में ही आपके जो हैं वो आपके पूरे स्वयं के नाम छुपे हुए हैं। इसको ना आप लोग 5 बार पढ़ लो पहले, फिर मैं आपको जो है एक मैजिक दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब आपको याद हो चुके हैं। संस्कार से हो गया आपका संस्कार, संवाहक से हो गया आपका संवाहक, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौटिल्य से हो गया आपका कौटिल्य, आर्यभट्ट से हो गया आपका आर्यभट्ट जो कि 4th नंबर पर है, स्पंदन से हो गया आपका 5th नंबर पर है और दक्ष से हो गया आपका 6th नंबर पर है, व्यास जो है 7 नंबर पर है और ये आपका जो है 8वें नंबर पर है। इसी पे नंबर लिख देना, ये वाली, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको 2-3 बार पढ़ लो, बस हो गया काम हमारा, बल्ले बल्ले। स्वयं प्रभा पे आपके जो है 2 नंबर पक्के। चलो इसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानो कि जो है शोध गंगा, दीक्षा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड देन जो है फिर एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम, ये सब बना था। फिर इसको भी वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो। फिर इसकी मैंने एकेडमिक फ्रेमवर्क लेवल जो है ये जो है 3 ईयर को जो है यूजी डिग्री होना चाहिए, लेवल 6.0 में जो होता है वो 4 ईयर की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो मेजर स्कीम रूसा आई थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आया था, कुछ इंस्टीट्यूशन थे। फिर गवर्नेंस प्रोसेस एंड मिसलेनियस कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि करेक्ट ऑर्डर पूछता है गवर्नमेंट सीक्वेंस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, तो ये सीक्वेंस देख लो। ठीक है, और ये 4R जो आपका रीडिंग, राइटिंग जो है, रिस्पेक्ट, रेजोल्यूशन, ये हमारा वाला 4R जो है ना, रीड, रिकॉल, रिवाइज, वो मत समझ लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो फाइनली आपका जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं। इसी तरह से आपके पीवाईक्यू आते हैं और ये आपके शॉर्ट नोट है, इसका प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, प्रिंट निकलवा के बस इसी को ही पढ़ना है। यहाँ पर आप देखोगे कि एकदम शॉर्ट में सारे क्रोनोलॉजी भी लिखी है, बस इनको जाके पढ़ोगे, बस आपका काम हो गया। ओके, लेकिन ये तभी समझ में आएंगे जब आप ऊपर का पढ़कर आ चुके होगे ऑलरेडी, तभी ये आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको लिए अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स आप लोग परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और बाकी नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे चाहते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।